हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मदर्स एजुकेशन आपकी ऑनलाइन करंट अफेयर क्लासरूम में। हमारी क्लास स्पेसिफिकली एसएससी मेंस के लिए डिजाइन की गई है और जो स्टूडेंट्स एसएससी मेंस लिखने वाले हैं इस साल वो इसे आराम से देखें। कई सारे क्वेश्चन आपको इससे एग्जाम के अंदर अपेयर होते हुए दिखेंगे। क्लियर? तो हमारा लेक्चर स्टार्ट करते हैं। इससे पहले एक क्वेश्चन आपके लिए, आपको बताना है एक आइलैंड न्यूज में था सेंट मार्टिन आइलैंड की लोकेशन क्या है। पहला क्वेश्चन है सेंट मार्टिन आइलैंड की लोकेशन क्या है। सेकंड क्वेश्चन है यूपीएससी की चेयरमैन वर्तमान में कौन है। यूपीएससी चेयरमैन कौन है। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के वर्तमान में प्रमुख कौन है। और सेंट मार्टिन आइलैंड किस जगह पर स्थित है। एक हमारे मिलिट्री एक्सरसाइज है तरंग शक्ति, ये किस प्लेस पर हो रही है और ये 2 चरणों में होने वाली है, तो कहाँ कहाँ होने वाली, कब से कब होगी, ये बताइए या इसका आंसर ढूंढने का प्रयास कीजिएगा। चौथा है हमारे कैबिनेट सेक्रेटरी, कैबिनेट सेक्रेटरी हैं, ये वर्तमान में कौन है। नेक्स्ट क्वेश्चन एक अपॉइंटमेंट से और आता है आपके लिए कि सी नर्मदा यानी सेंटर फॉर नर्मदा, ये किसके द्वारा स्थापित किया गया है, तो स्टडी द नर्मदा बेसिन। क्लियर? ये कुछ सवाल है जो आप अपने एंड पर सॉल्व करने का प्रयास कीजिए, या हम सब ऑलमोस्ट पढ़ चुके हैं। तो पहला सवाल हमारा वो है रिसेंटली इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन क्रूज टूरिज्म कॉन्फ्रेंस कंक्लूडेड इन विच सिटी। हाल ही में भारत और हिंद महासागर रिम एसोसिएशन क्रूज पर्यटन सम्मेलन किस शहर में आयोजित हुआ है। 4 ऑप्शन है, चेन्नई, माहे माहे जो है मालदीव के अंदर है, केप टाउन साउथ अफ्रीका में, नई दिल्ली भारत के अंदर। तो राइट आंसर है ऑप्शन डी विच इज नई दिल्ली। हाल ही में क्या हुआ है कि नई दिल्ली में इस सम्मेलन, इस कॉन्फ्रेंस का आयोजन हुआ है और ये 2 दिन तक हुई थी। ये हुई थी 13 से 14 जून तक। जैसे नाम से पता पड़ रहा है क्रूज टूरिज्म यानी क्रूज पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए हम क्या प्रयास कर सकते हैं, किस क्षेत्र में, हिंद महासागर क्षेत्र में, हिंदी इंडियन ओशियन। क्लियर? जो ये संस्था है इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन यानी हिंद महासागर रिम संगठन जो है, इसकी स्थापना 1997 के अंदर हुई थी, हम आगे पढ़ेंगे। और इसमें वे सभी देश आते हैं जिनकी सीमाएं कहाँ लगती है, हिंद महासागर से टच होती हैं। और कुछ इसमें ऑब्जर्वर देश भी हम देखने को मिलेंगे जिसमें कि यूएस वगैरह भी शामिल होंगे। क्लियर? इसमें क्या है देखिए, कुछ जो सदस्य देश हैं जिसमें से मेडागास्कर, ये आइलैंड कंट्री है अफ्रीका के पास में, मालदीव हिंद महासागर में स्थित है, मोजाम्बिक, श्रीलंका, साउथ अफ्रीका, सेशल्स और तंजानिया, यहाँ के लोगों ने भी, इन देशों के प्रतिनिधियों ने भी भाग लिया है इस सम्मेलन के अंदर, जिसका बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या था कि हम किस प्रकार से क्रूज पर्यटन को बढ़ावा दें और जो हमारे सामने चुनौतियां आ रही जैसे कि क्लाइमेट चेंज, उससे कैसे डील करें। और साथ ही साथ हम बात कर रहे हैं सस्टेनेबल टूरिज्म यानी टिकाऊ पर्यटन की बात की जाएगी, इसमें बात की गई है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन यानी रोजगार सृजन किस प्रकार से हो। साथ ही साथ महिलाओं की भागीदारी, महिलाओं को शामिल किस प्रकार किया जाए इन दिस टूरिज्म सेक्टर। साथ ही साथ उन महिलाओं के लिए हम व्यापार के क्या क्या अवसर उत्पन्न कर सकते हैं, ये इसका मीटिंग का पूरा एजेंडा था। अच्छा, अब संस्था की बात करते हैं हम, इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन, नाम से पता पड़ता है हिंद महासागर रिम एसोसिएशन, इसका मतलब साफ है ऐसे देश जो कि हिंद महासागर क्षेत्र के करीब अवस्थित हैं उन्हें कहा जाएगा, वो इस देश, उस संगठन के सदस्य देश हैं। ये क्या है, इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन यानी अंतर सरकारी समूह है, जिसका ऑब्जेक्टिव क्या है, क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ावा देना और सतत विकास को, सतत यानी टिकाऊ विकास ऐसा करना जिससे कि पर्यावरण को न्यूनतम नुकसान हो और नुकसान हो ही ना, इस प्रकार का विकास करना। इंडियन ओशियन रीजन यानी हिंद महासागर क्षेत्र में अवस्थित सभी देश एक साथ आए, उन्होंने कहा देखिए मैं तरक्की करनी, डेवलपमेंट करना है, बट डेवलपमेंट कैसा हो, सस्टेनेबल हो। टूरिज्म की बात करनी हो, वो कैसा हो, सस्टेनेबल हो। ये सारा एजेंडा किसका है,
इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन का, और इस क्षेत्र में क्या बनी रहे, शांति। इसमें कुल 23 सदस्य देश हैं और 11 डायलॉग पार्टनर्स हैं। क्लियर। डायलॉग पार्टनर का मतलब ये हुआ ऐसे देश जो मीटिंग में आते, बन वोटिंग का वो मतलब नहीं रहता है। इसकी स्थापना होती है, हमने जैसे पढ़ा 7 मार्च 1997 1997 के अंदर इसकी स्थापना होती है। इसका सचिवालय जो है मॉरिशस के अंदर मिलता है। कहाँ मिलता है, मॉरिशस के अंदर एक शहर है, वहां इसका हेडक्वार्टर है। मॉरिशस राष्ट्र के अंदर एक शहर में इसका हेडक्वार्टर स्थित है, सचिवालय स्थित है। देखिए ये इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन ना, ये त्रिपक्षीय समझौता है। हम जानते हैं एक पक्षीय, द्विपक्षीय, त्रिपक्षीय क्या होगा, मतलब सरकार भी होगी, इसमें कुछ शैक्षणिक संस्थान भी होंगे और कुछ बिजनेस हाउसेस भी होंगे, यानी व्यापारी वर्ग भी होंगे, सरकारें होंगी, अकेडमी, यानी ऐसे संस्थान जो कि इस क्षेत्र में होने वाली चुनौतियों के बारे में या संभावनाओं के बारे में क्या करेंगे, रिसर्च करेंगे। क्लियर। और इनका अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव क्या है, कोऑपरेशन, यानी सह सहयोग को बढ़ावा देना इस संगठन का अंतिम लक्ष्य है। क्लियर। इसका पहले कुछ और नाम था, जैसे कि इंडियन ओशन रिम इनिशिएटिव एंड द इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, बहुत बड़ा नाम था, IORARC, बट इसका नाम बदल दिया गया बाद में। ध्यान रखिएगा 2015 के अंदर जो है इसे क्या मिला है, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, संयुक्त राष्ट्र महासभा का मिला है ऑब्जर्वर का दर्जा मिल गया है, और एक मिला है अफ्रीकन यूनियन, अफ्रीकी संघ का इसे एज एन ऑब्जर्वर का दर्जा मिल गया है। ये कुल 6 एरियाज हैं जहां पर संगठन काम करता है। हमने पहली बात की किसकी, मेरीटाइम सेफ्टी सिक्योरिटी, यानी समुद्री सुरक्षा की बात करता है। क्लियर। दूसरा है ट्रेड इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन, यानी व्यापार को किस प्रकार सुगम बनाए, ये दूसरा क्षेत्र है जहाँ पे सभी देश सहयोग करते हैं। तीसरा फिशरीज मैनेजमेंट, यानी मत्स्य प्रबंधन, कि आजकल हम जानते हैं फिशरीज का प्रोडक्शन इतना ज्यादा होता है, इतना ज्यादा हम कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं इकोलॉजिकल इम्बेलेंस हो रहा है, और साथ ही साथ जो मत्स्य है, मछलियां हैं, उनकी संख्या में कमी आ रही है इन पर्टिकुलर स्पेसिफिक रीजन्स। तो तीसरा है, कुल 8 क्षेत्र हैं। चौथा है डिजास्टर रिस्क मैनेजमेंट, आपदा प्रबंधन किस प्रकार हम कर पाए वो देखना। पांचवा है टूरिज्म एंड कल्चरल एक्सचेंज, यानी पर्यटन और सांस्कृतिक आदान प्रदान, एक्सचेंज करना, जिसमें क्या होगा, एक देश के कुछ लोग किसी और कंट्री में जाएंगे और वहां की कल्चरल एक्टिविटीज को वो देख पाएंगे। नेक्स्ट है एकेडमिक साइंस एंड टेक्नोलॉजी, यानी शैक्षणिक विज्ञान और तकनीक के रूप में। ब्लू इकोनॉमी, ब्लू इकोनॉमी का मतलब क्या है, जो हमारे पास जो वास्ट ओशंस है उसमें जो भी हमारे पास मरीन रिसोर्स मिलते हैं, समुद्री संसाधन मिलते हैं, उस पर बेस्ड इकोनॉमी डेवलप करना जो क्या हो, सस्टेनेबल हो। नेक्स्ट लास्ट है विमेन्स इकोनॉमिक एम्पावरमेंट, महिलाओं का आर्थिक रूप से उत्थान करना, ये इसका कोर एरिया है। कुल 8 एरियाज हैं जहां पर हमारे इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन के द्वारा लक्ष्य रखे गए हैं कि की फोकस एरियाज है। अच्छा, एक गुफाएं न्यूज में रही है, चंद्रावली गुफाएं, आपको बताना है चंद्रावली गुफाएं किस राज्य में स्थित है। तो रिसेंटली चंद्रावली केव्स वाज इन न्यूज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। पहला ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश, दूसरा महाराष्ट्र, तीसरा कर्नाटक, चौथा राजस्थान। राइट आंसर है कर्नाटक। कर्नाटक के अंदर गुफाएं देखी गई है और इनका नाम जो है क्या है, चंद्रावली केव, चंद्रावली गुफाएं। इन्हें कहते हैं अंकली मठ। अंकली या अंकाली मठ इसलिए कहते हैं क्योंकि एक साधु थे जिनका नाम था अंकलागी, और इनका संबंध था बेलगावी जिले से। बेलगावी जिला कर्नाटक का, वहां इनका संबंध था, और वो बाद में आकर यहाँ बस जाते हैं और एक केव टेम्पल यानी गुफा मंदिर बनाते हैं नियर दी चित्रदुर्ग, जिसे जो कि क्या है, प्री हिस्टोरिक साइट है, और ये गुफा का नाम है चंद्रावली केव। ये जो गुफा, इसके अंदर क्या है, देखिए कुछ हमें अवशेष मिले हैं। अब उनकी बात करें हम, क्या मिला है इस गुफा के अंदर, कई सारे चैम्बर हैं, यानी कई सारे अलग अलग कक्ष बने हुए हैं, जिसमें कि एक तो पूजा का स्थान है, पूजा स्थल, दूसरा शिवलिंग स्थापित है, तीसरा एक ड्राइंग रूम है, चौथा एक बेडरूम है, और एक पांचवा है वाटर आउटलेट, यानी पानी के निकासी का व्यवस्था, जो कि आंतरिक टैंक यानी इस कॉम्प्लेक्स में बना है टैंक, वहां तक पानी पहुंचाता है। देखिए पहली बार जो स्थल की खोज हुई थी ना, वो की थी मॉर्टिमर व्हीलर के द्वारा। ये हुई थी 1947 के अंदर अंडर दी आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया। क्लियर। अच्छा, इस गुफा को बोलते हैं डार्क केव। ऐसा क्यों कहते हैं, देखिए इसमें अंदर जाने का रास्ता बहुत सकड़ा है, और बाहर तो उजाला रहता है, रोशनी रहती है, लेकिन अंदर जो है काफी अंधेरा रहता है, बिना टॉर्च के हम इस केव के अंदर जाकर कुछ देख नहीं सकते, इसलिए बोलते हैं डार्क केव। क्लियर। अच्छा, इसका ऐतिहासिक महत्व क्या है, देखिए इससे जो हमें कुछ सिक्के, कुछ जो भी अवशेष मिले हैं, वो क्या बताते हैं, एक तो कॉइन्स मिले हैं, फिर मिले हैं पेंटेड बाउल्स, बाउल आप जानते हैं अच्छी तरह से, कटोरे वो मिले, चित्रित कटोरे, अर्दन पोट मिले, मिट्टी के बर्तन मिले हैं, जिसका जो ये बताता है, ये संकेत करते हैं कि इनका संबंध होयसल, सातवाहन
और विजयनगर साम्राज्य से रहा है। मतलब उस कालखंड के यहाँ पर हमें अवशेष मिलते हैं जो दर्शाते हैं कि वहां के लोग इससे जुड़े हुए थे और कहीं ना कहीं इस टेम्पल में उनका रिलेशन रहा है। क्लियर? इसका संबंध दो जगह से मिलता है, एक रोमन शासक थे अगस्टस सीजर, उनके कॉइन मिलते हैं, सिक्के मिलते हैं, और चीन का हान वंश था, उसके शासक थे वू ती, इनके भी हमें सिक्के देखने को मिलते हैं। मतलब ये है रोम साम्राज्य तक, रोमन एम्पायर तक और चीन के साथ इस क्षेत्र के संबंध रहे होंगे, व्यापारिक संबंध तो कैसे भी रहे, बट उनके अवशेष मिले हैं। क्लियर? यहाँ पे क्या मिला है, एक मयूर शर्मा का अभिलेख मिला है। क्या मिला है, ये आप नाम याद रखिएगा। मयूर शर्मा अभिलेख कहाँ मिलता है, कर्नाटक के अंदर चंद्रावली गुफा के अंदर मयूर शर्मा का अभिलेख, रॉक इंस्क्रिप्शन ऑफ मयूर शर्मा का शिलालेख मिलता है, जो कौन थे, कन्नड़ वंश के, जो कदम्ब डायनेस्टी थी, कदम्ब राजवंश था, उसके संस्थापक थे। कौन थे, मयूर शर्मा। इनका शिलालेख मिलता है, जो कौन थे, मयूर शर्मा वाज दी फाउंडर ऑफ द कदम्ब डायनेस्टी इन कन्नड़, फर्स्ट कन्नड़ डायनेस्टी। क्लियर? अब कदम्ब कौन थे, ध्यान रखिए, कदम्ब जो है वो गोवा के रहने वाले थे, और ये कल्याणी के चालुक्य थे, उनके अधीनस्थ काम करते थे। चालुक्य शासक थे एलफ1, इन्होंने क्या किया था, कदम्ब षष्ठ देव को अपॉइंट किया था कि आप जाओ, इनको नियुक्ति दी, इनको जिम्मेदारी दी कदम्ब षष्ठ देव को कि आप जाओ, हम गोवा का बनाते हैं महामंडलेश्वर। क्या बनाते हैं, महामंडलेश्वर यानी प्रिंसिपल गवर्नर, और ताकि क्या कर सके वो, राष्ट्रकूट शासक थे, इनको हरा सके। ये किसने किया था, कल्याणी शासक तेलक द्वितीय ने कहा था, कदम्ब षष्ठ देव आप आओ हमारी आर्मी के अंदर, हम आपको बना रहे हैं गोवा का प्रशासक बना रहे हैं, और आप जाओ राष्ट्रकूटों को हराने में हमारी मदद करो। अब इसके बाद क्या होता है, कदम षष्ठ देव जो है वो जाते हैं चंदावर की सिटी, चंदावर शहर को जीत लेते हैं फ्रॉम दी शिलाहारों से जीतते हैं 960 के अंदर, क्या चंदावर शहर जीतते हैं। अब धीरे धीरे क्या होता है, षष्ठ देव वो ताकतवर होते हैं, वो जाते हैं और गोपा का पत्तन जो वर्तमान में गोवा है, इसको भी जीत लेते हैं, और इनकी सहायता के लिए कौन आता है, सालार नेवैया का बेटा आता है गुंडैया, ये इनकी हेल्प करता है, गुंडैया इस युद्ध के अंदर मारा जाता है, लेकिन अल्टीमेटली जो गोवा है किसके अंडर में आता है, कदम्ब वंश के शासन के अंदर आ जाता है। ये हिस्ट्री इसकी। तो आपको ये पूछा जाए चंद्रावली केव कहाँ है, मयूर शर्मा का शिलालेख कहाँ, दोनों कर्नाटक से बिलोंग करते हैं, कदम्ब वंश से। क्लियर? विच इंडियन प्लेयर हैज स्कोर्ड द फास्टेस्ट डबल सेंचुरी इन द विमेंस टेस्ट? ध्यान रखिएगा, एक भारतीय महिला खिलाड़ी है जिनके द्वारा हाल ही में फास्टेस्ट दोहरा शतक, सबसे तेज दोहरा शतक लगाने का रिकॉर्ड बनाया है। आपके साथ चार ऑप्शन है, हरमनप्रीत कौर, जेमिमा रॉड्रिग्स, स्मृति मंदाना, शेफाली वर्मा। देखिए राइट आंसर जो है वो है मिस शेफाली वर्मा। इनसे पहले भारतीय खिलाड़ी रही हैं मिताली राज जी, उनका भी रिकॉर्ड है, उन्होंने भी डबल सेंचुरी बनाई थी। तो शेफाली वर्मा स्कोर्ड फर्स्ट डबल सेंचुरी अगेंस्ट साउथ अफ्रीका एट चेन्नई, M.A. चिदम्बरम स्टेडियम में चेन्नई में, वहां पर इन्होंने विश्व का सबसे तेज दोहरा शतक बनाया है। 20 वर्षीय खिलाड़ी हैं, इन्होंने 205 रन बनाए जस्ट 194 बॉल्स में, 194 बॉल के अंदर इनका पहला ही टेस्ट मैच था। क्लियर? इनसे पहले किसका रिकॉर्ड था, तो ध्यान रखिए ऑस्ट्रेलिया खिलाड़ी थी एनाबेल सदरलैंड, इनका रिकॉर्ड है, डबल सेंचुरी बनाई इन्होंने 248 बॉल्स में, ये बनाई है साउथ अफ्रीका के खिलाफ, दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ वर्ष 2024, इसी वर्ष के अंदर इन्होंने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ जो है डबल सेंचुरी बनाई है ऑन 248 बॉल्स। ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट एनाबेल सदरलैंड है। अब हमारे लिए होगी शेफाली वर्मा जी। अब भारत की बात करें तो भारत की जो मिताली राज लेजेंडरी प्लेयर है, इनके पास रिकॉर्ड था, इन्होंने 214 रन बनाए थे ऑन 407 बॉल्स। मतलब भारत की ओर से दूसरी महिला खिलाड़ी है, क्रिकेट खिलाड़ी है जिन्होंने डबल सेंचुरी बनाई है। क्लियर? मिताली राज ने बनाई है इंग्लैंड के खिलाफ जो है 2002 के अंदर डबल सेंचुरी की है। नेक्स्ट इंडेक्स आता है, क्वेश्चन है इंडेक्स से, ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स, ग्लोबल लिवेबिलिटी रैंकिंग इंडेक्स जो है ये जारी किया गया है। आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा शहर जो है इसने टॉप किया है। चार ऑप्शन है, पहला है ज्यूरिख, दूसरा ऑस्ट्रिया, ये ऑस्ट्रिया नहीं है, ये वियना है, थोड़ा इसके लिए माफी चाहते हैं मिस टाइपिंग के लिए, वियना शहर है ऑस्ट्रिया की राजधानी, ये शहर है। तो ये सेकंड ऑप्शन जो है इसे आप करिए कंसिडर, वियना। तीसरा मेलबर्न है, चौथा नीदरलैंड। इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन बी, ऑस्ट्रिया की कैपिटल वियना है। ध्यान रखिए आपके लिए क्या बात रखनी है, ऑस्ट्रिया शहर ने जो टॉप किया है, विश्व के कुल 173 सिटीज की रैंकिंग जारी की जाती है इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट यानी EIU, इसके द्वारा, संस्था के द्वारा जारी की जाती है 173 शहरों की। तो ये बताता है कि किसी शहर में रहना कितना आरामदायक है, कितना सुलभ है, कितना आसान है और कितना आरामदायक किसी व्यक्ति के लिए, किसी परिवार के लिए। तो ध्यान रखिएगा
जो कुल 173 शहर हैं उनका औसत औसत स्कोर कितना है? वो औसत स्कोर है 76.1 आउट ऑफ 100, यानी ये स्कोर जो है 0 से 100 के मध्य है। जितना अधिक स्कोर 100 की तरफ होगा उसका मतलब ये उस शहर में रहना आसान है और थोड़ा सुलभ है किसी भी व्यक्ति के लिए। क्लियर? नेक्स्ट हम बात करें इसमें कुल कितने हैं, तो 5 कैटेगरीज हैं, 5 श्रेणियों में डिवाइड करते हैं और कुल 30 सूचकांक है, 30 इंडिकेटर, 30 संकेतक है, सूचकांक नहीं संकेतक है, जिनके आधार पर जो है 5 श्रेणियों में अलग अलग शहरों को दी जाती है, रैंकिंग दी जाती है और ओवरऑल रैंक निकाली जाती है। तो पहला स्टेबिलिटी स्थिरता, दूसरा हेल्थ केयर स्वास्थ्य, तीसरा संस्कृति और पर्यावरण, चौथा एजुकेशन शिक्षा, पांचवा है आधारभूत संरचना यानी इंफ्रास्ट्रक्चर। इन आधारों पर देखा जाता है कि किस शहर में ये सारी सुविधाएं इजीली अवेलेबल है, उनका लेवल अच्छा है, उस अकॉर्डिंग कंट्रीज में जो सिटीज हैं उनकी रैंकिंग की जाती है। तो देखिए अगर हम बात करें वैश्विक वैश्विक क्षेत्रों की, हम जानते हैं यूरोप, एशिया, अफ्रीका अलग अलग क्षेत्र हैं। तो जो पश्चिमी यूरोप है उसके देशों ने टॉप किया है, वहां जो सामान्य जनमानस के लिए सुविधाएं मिलती हैं वो अधिक है। सेकंड नंबर पे उत्तरी अमेरिका है और तीसरे पे एशिया प्रशांत क्षेत्र यानी एशिया पैसिफिक क्षेत्र जो है तीसरा रैंक आता है। अब कंट्री की बात करते हैं, कुल 173 देश हैं, आपको शुरू के 2 या 3 कंट्री के नाम पता होने चाहिए और अंतिम कंट्री का नाम पता होना चाहिए। तो टॉप 5 शहर ऐसे हैं, पहला वियना है ऑस्ट्रिया का, दूसरा है कोपेनहेगन जो कि डेनमार्क का है, तीसरा शहर है स्विट्जरलैंड का ज्यूरिक, चौथा मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया का, पांचवा है कनाडा का कैलगरी। ये आप नाम याद रखिएगा कि शुरू के टॉप 3 शहर कौन कौन से, तो पहला वियना है, दूसरा हमारा डेनमार्क का कोपेनहेगन है, तीसरा स्विट्जरलैंड का ज्यूरिक है। हम बात करें सबसे निचले देश ऐसे कहें जहां पर रहना बहुत ही बेकार है, तो पहला तो सबसे नाम आएगा 173 पे सीरिया का दमस्क, 172 पे 172 नंबर पे है लीबिया का त्रिपोली, 171 पे है अल्जायर्स शहर है अल्जीरिया का। ये तीनों देश ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं पहले सिविल वॉर की चपेट में, गृह युद्ध की चपेट में रहे हैं। राइट, ध्यान रखिएगा, सीरिया का है दमस्क शहर, दमिश्क, और लीबिया का त्रिपोली, अल्जीरिया का अल्जायर शहर। ये तीनों देश, तीनों शहर जो है सबसे अंतिम श्रेणी में, अंतिम पायदान पर आते हैं। क्लियर? भारत के शहर भी उनकी रैंकिंग बहुत पीछे है। Who has been awarded with the 12th विश्व हिंदी सम्मान 2024? अच्छा, 2024 में 12वां विश्व हिंदी सम्मान दिया गया है। आपको बताना निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति है, कौन से राइटर हैं जिन्हें सम्मान पुरस्कार दिया गया हो। रामविलास शर्मा जी हैं, ज्ञान चतुर्वेदी जी हैं, पुष्पा भारती जी हैं, उषा ठाकुर जी हैं। देखिए चारों ऑप्शन वो हैं जिन्हें कोई ना कोई अच्छा अवार्ड मिला है। पहला ऑप्शन हम बात करें रामविलास शर्मा जी, तो जी विश्व हिंदी सम्मान है ना, इनकी शुरुआत होती है वर्ष 1991 के अंदर। कब होती है? वर्ष 1991 में। और ये सम्मान पाने वाले रामविलास शर्मा जी जो पहले व्यक्ति हैं, क्या है? पहले व्यक्ति। इन्हें किसके लिए मिला है? हिंदी भाषा के लिए एक पुरस्कार है, वो मिला है इनको। सेकंड हम बात करें ज्ञान चतुर्वेदी जी की, तो इन्हें 32वां 32nd जो विश्व हिंदी सम्मान है वो दिया गया था इनके उपन्यास के लिए। उपन्यास का नाम क्या है? पागल खाना। क्या है? पागल खाना उपन्यास ज्ञान चतुर्वेदी जी का। इसके लिए इन्हें 32वां क्या मिला है? विश्व हिंदी सम्मान मिला है। फिर आते हैं हमारे पुष्पा भारती जी और उषा ठाकुर जी। ध्यान रखिए, पुष्पा भारती जी हैं, इन्हें दिया गया अवार्ड, इनका एक उपन्यास था यादें यादें और यादें, यादें यादें और यादें, 3 बार यादें हैं इसके अंदर। इसके लिए इन्हें मिला है, ये अवार्ड दिया गया है। नेक्स्ट ऑप्शन बचता है उषा ठाकुर जी का, तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? उषा ठाकुर जी, इन्हें मिला है 12वां विश्व हिंदी पुरस्कार। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा आपको। जो हमने नाम पढ़ा है यहाँ पर रामविलास शर्मा जी का, इन्हें मिला है परिवार, भाषा और हिंदी, इस प्रकार से इन्होंने उपन्यास लिखा है, पुस्तक लिखी है, उसके उपलक्ष्य में इन्हें दिया गया है कौन सा पुरस्कार? विश्व हिंदी पुरस्कार, जो कि पहला पुरस्कार था रामविलास शर्मा जी को दिया गया। प्राचीन भाषा, परिवार और हिंदी, पुस्तक का नाम क्या है? प्राचीन भाषा, तो प्राचीन भाषा, परिवार और हिंदी।
इसके लिए मिला है 1991 के अंदर रामविलास शर्मा जी को प्रथम पुरस्कार। नेक्स्ट हम 32 बात करें, 32 मिला था, ये मिला था ज्ञान चतुर्वेदी जी को, और इन्हें दिया गया था उपन्यास पागल। थर्ड हम बात करें पुष्पा भारती जी की, यादें यादें और यादें, ये इसके लिए इन्हें अवार्ड मिला है, इनको पुष्पा भारती जी को। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। तो जो 12वां विश्व हिंदी सम्मान है, ये दिया गया है डॉक्टर उषा ठाकुर जी को फॉर दी डेवलपमेंट ऑफ हिंदी लिटरेचर, हिंदी साहित्य की रचना के लिए इन्हें पुरस्कार दिया गया है। और ये प्रोग्राम कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था हिंदी संवाद प्रोग्राम नेपाल के अंदर, भारत के दूतावास के अंदर। कहाँ हुआ था? नेपाल में भारत का दूतावास है, वहां पर ये सम्मान पुरस्कार आयोजित किया गया था। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। देखिए जो उषा ठाकुर जी, इन्होंने 40 से अधिक जो वर्क्स हैं, लिटरेरी वर्क्स हैं, इनको हिंदी और नेपाली में ट्रांसलेट किया है। 40 से अधिक जो रचना की गई है उनको हिंदी इंग्लिश में, हिंदी और नेपाली में ट्रांसलेट किया है। और ये पुरस्कार मिलता है भारत के विदेश मंत्रालय के द्वारा दिया जाता है। और 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन ये कहाँ हुआ था? ये हुआ था, ध्यान रखिए, फिजी के अंदर वर्ष 2023 में। 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ हुआ था? कॉन्फ्रेंस हुई थी फिजी में 2023 में। लेकिन चूंकि उषा ठाकुर जी वहां पर उपस्थित नहीं थी, इसीलिए काठमांडू की त्रिभुवन यूनिवर्सिटी के अंदर ये अवार्ड इवेंट ऑर्गेनाइज किया गया और उन्हें ये अवार्ड दिया गया है बाय दी एक्सटर्नल मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया, यानी भारत का विदेश मंत्रालय के द्वारा। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चीफ ऑफ द सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, सीबीडीटी का यानी केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में, नए प्रमुख के रूप में किन्हें अपॉइंट किया गया है? आपके सामने चार ऑप्शन, नितिन गुप्ता, संजय अग्रवाल, प्रीति सूदन, रवि अग्रवाल। देखिए राइट आंसर जो है मिस्टर रवि अग्रवाल जी, ऑप्शन डी सही है। जो प्रीति सूदन है वो वर्तमान में यूपीएससी की चेयरमैन है। कौन है? क्या है? यूपीएससी की चेयरमैन। आपसे सवाल पूछा गया था, उसका आंसर आपको मिलता है कि यूपीएससी की चेयरमैन कौन है? प्रीति सूदन जी। इससे पहले मनोज जोशी जी थे, उन्होंने हाल ही में अपना रिजाइन दे दिया है। नेक्स्ट हम बात करते हैं रवि अग्रवाल जो कि 1988 बैच के आईआरएस ऑफिसर हैं। इनको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की प्रशासनिक निकाय है सीबीडीटी, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, उसका अध्यक्ष, उसका चेयरमैन अपॉइंट किया गया, प्रमुख बनाया गया है। ध्यान रखिएगा नितिन गुप्ता जो ऑप्शन में थे यहाँ पर, नितिन गुप्ता ये वर्तमान में और रिटायर हो गए हैं, इनको हटाकर किसे बनाया गया है? रवि अग्रवाल जी को। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस यानी केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, इसके बारे में बात करें, एक वैधानिक निकाय, स्टैट्यूटरी बॉडी है अंडर दी सेंट्रल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू एक्ट, यानी केंद्रीय राजस्व बोर्ड अधिनियम 1963 के तहत इसका गठन हुआ है। ये किसके अंडर आता है? वित्त मंत्रालय का एक राजस्व विभाग है राजस्व विभाग, उसके अधीन एक कार्यकर्ती संस्था, इसमें एक चेयरमैन होते हैं और कुल 6 मेंबर होते हैं सीबीडीटी के अंदर, और जिनकी रैंक होती है एस दी स्पेशल सेक्रेटरी यानी विशेष सचिव के रैंक के अधिकारी होते हैं। संजय शुक्ला जी का नाम सुना था हमने, ये भारतीय हाउसिंग बैंक यानी नेशनल हाउसिंग बैंक, राष्ट्रीय आवास बैंक के वर्तमान में क्या है? मैनेजिंग डायरेक्टर। तो आपके यहाँ से 4 प्रश्न क्लियर होते हैं, ध्यान रखिएगा। कौन कौन से? पहला जो है नितिन गुप्ता वर्तमान में थे, सीबीडीटी के प्रमुख थे, इन्हें हटाकर के अब किसको बनाया गया है? रवि अग्रवाल जी को। संजय शुक्ला जी हैं, ये कौन है? एमडी है नेशनल हाउसिंग बैंक, इस बैंक के बारे में हमने पढ़ा है। इसका मेन काम क्या है? अगर ये आपको थोड़ा बहुत आइडिया हो तो रेजिडेक्स नाम से इंडेक्स जारी होता है। क्या करता है? रेजिडेक्स यानी रेजिडेंस इंडेक्स का बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या है कि भारत के विभिन्न शहरों के अंदर आवास जो है किस रेट पर उपलब्ध है, कितनी बढ़ोतरी हुई उनकी कीमत में, ये पता लगाना रेजिडेक्स का। और नेशनल हाउसिंग बैंक जो है इसके वर्तमान में कौन है अध्यक्ष? संजय शुक्ला जी। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रीति सूदन जी की, ये वर्तमान में यूपीएससी के चेयरमैन बनाई गई है। और यूपीएससी के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष या 65 वर्ष, जो भी पहले हो। तो ध्यान रखिएगा यूपीएससी के मेंबर को उसी प्रक्रिया से हटाया जाएगा जिस प्रक्रिया से कौन हटते हैं, ये आप खुद बताना है, हम पहले पढ़ चुके हैं। हु हैज बीन ऑनर्ड फॉर साहित्य बाल पुरस्कार फॉर पोएट्री वर्क, स्मृतियों के बीच गिरी है पृथ्वी, एक काव्य रचना की गई है और उसके लिए अवार्ड दिया गया कौन सा? साहित्य बाल पुरस्कार, जिसका नाम है काव्य कृति है स्मृतियों के बीच गिरी है पृथ्वी। इस रचना के लेखक कौन है आपको बताना है। राइट आंसर जो है ऑप्शन बी है, गौरव पांडे। जो 4 नाम आपके सामने दिए गए, इनको 2024 का बाल साहित्य पुरस्कार दिया गया है। क्लियर? और ध्यान रखिएगा ये पुरस्कार कौन देता है? साहित्य अकादमी देती है। और कुल 24 भाषाओं के लिए पुरस्कार मिलता है। कितना? 24 भाषाओं के लिए। 22 तो हमारे संविधान के अंदर शेड्यूल
8 में, यानी 8वीं अनुसूची में वर्णित 22 भाषाएं, उनके लिए एक मिलता है हमें इंग्लिश प्लस राजस्थानी भाषा के लिए। तो कुल 24 भाषाओं के लिए जो है ये पुरस्कार मिलता है। कौन सा? बाल साहित्य पुरस्कार। कौन देता है ये? साहित्य अकादमी देती है भारत सरकार के द्वारा, राइट। तो साहित्य अकादमी ने अनाउंस किए हैं, कुल 23 राइटर के नाम अनाउंस किए। संस्कृत का अवार्ड है, उसके बारे में अनाउंसमेंट बाद में की जाएगी। इसका नाम है युवा पुरस्कार, जो कि साहित्य क्षेत्र में है। ध्यान रखिएगा, कुल 24 विनर्स के नाम यहाँ पर डिक्लेयर किए गए हैं। जो अवार्ड है किसको किसको मिला है? जो के वैशाली जी हैं, इन्हें मिला है होमलेस ग्रोइंग अप लेस्बियन एंड डिसलेक्सिक इन इंडिया। ये पुरस्कार मिला है मेमोर कैटेगरी के अंदर। गौरव पांडे जी हैं, इनको हमने पढ़ा है, काव्य रचना की इन्होंने, इसकी स्मृतियों के बीच गिरी है पृथ्वी। रिंकी जा ऋषिका है, इन्हें मिला है नदी घाटी सभ्यता, एक पोइट्री है जो कि मैथिली भाषा में लिखी गई है। और चौथा ऑप्शन था आपके सामने सोनाली सुतार जी का, इन्होंने लिखा है सुध सोधुन जग आंगने। ये एक राजस्थानी भाषा के अंदर की गई कविता है, पोइट्री है, काव्य रचना है। साथ ही साथ कुछ पुरस्कार और भी हैं, जैसे कि नयन ज्योति शर्मा असमी भाषा के लिए, सुतापा चक्रवर्ती बंगाली भाषा के लिए, सेल्फ मेड रानी बारो बोडो के लिए, और हिना चौधरी जो कि जिन्होंने डोगरी भाषा के अंदर अपना रचना की है। अब साहित्य अकादमी हमारे लिए संस्था इंपॉर्टेंट है। इस संस्था कैसे क्या है, ध्यान रखिए। इस संस्था की स्थापना होती है बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑन 12 मार्च 1954। क्लियर? 12 मार्च 1954 को इसकी स्थापना होती है। और क्या होता है ये जो एक हमारी संस्था है ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन, यानी स्वायत्त संस्था है। और ध्यान रखिएगा, एज ए सोसाइटी इसको रजिस्टर किया गया था इन द ईयर 1956 अंडर दी सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन, यानी सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के तहत इसको पंजीकृत किया गया है। और एक ये स्वायत्त संस्था है वर्तमान में। इसके प्रमुख कौन है? डॉक्टर माधव कौशिक जी हैं, वो इसके वर्तमान में साहित्य अकादमी के क्या हैं? प्रमुख हैं। अच्छा, नेक्स्ट न्यूज आती है प्रेरणा स्थल। ये आती है राष्ट्रपति, जो हम हमारे वाइस प्रेसिडेंट यानी उपराष्ट्रपति जी हैं, इन्होंने हाल ही में क्या किया? इनोग्रेट किया है। आप जानते हैं वाइस प्रेसिडेंट कौन होते हैं? राज्यसभा के सभापति होते हैं। वर्तमान में कौन है? मिस्टर जगदीप धनखड़ जी, श्री जगदीप धनखड़ जी। इन्होंने इनोग्रेट किया है न्यूली कंस्ट्रक्टेड प्रेरणा स्थल। प्रेरणा स्थल वो स्थल है जो कि पार्लियामेंट के अंदर, जो पार्लियामेंट का कॉम्प्लेक्स है, पूरा संसद परिसर है, इसमें अलग अलग जगहों पर हमारे प्रेरणा स्रोत के क्या बने हैं? अलग अलग लीडर के, फ्रीडम फाइटर के क्या बने? स्टेचू बने हैं। उनको एक जगह ला करके स्थापित किया गया है ताकि व्यक्ति एक जगह पर उनको देखकर उनके द्वारा जो योगदान दिया गया है उसको स्मरण करके अपने आप को प्रेरणा दे सके। जैसा कि नाम से पता पड़ता है प्रेरणा स्थल। नेक्स्ट हम बात करते हैं रिवीजन की। क्विकली हम कुछ न्यूज रिवाइज करेंगे फटाफट से, और ये न्यूज कहीं ना कहीं आपको एग्जाम के अंदर दिख जाएगी, तो आप इनको बिल्कुल बिना देरी किए इनको याद करने का प्रयास कीजिएगा। अच्छा, पहला न्यूज है जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स। धारा मस्टर्ड, ये डीएमएच है, धारा मस्टर्ड हाइब्रिड 11, डीएमएच 11 जो है इसे कहते हैं जीएम मस्टर्ड कहते हैं, यानी जेनेटिकली मॉडिफाइड मस्टर्ड। इसके अप्रूवल के लिए गीक यानी जेनेटिकली जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी के द्वारा अनुमति दी जानी थी। के बारे में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में केस गया था, स्प्लिट जजमेंट आया था। तो ध्यान रखिएगा, वर्तमान में भारत में ऐसी कोई भी अनुवांशिक अभियांत्रिकीकृत कोई फसल नहीं, कोई खाद्य ऐसी फसल नहीं जिसको हम खा सकें, ऐसी वस्तु को। जैसे कि हमारे पास क्या बीटी कॉटन है, लेकिन खाद्य वस्तु के रूप में इसको इस्तेमाल नहीं करते, क्योंकि अगर ये डीएमएच धारा मस्टर्ड हाइब्रिड 11 या जीएम मस्टर्ड क्रॉप को अगर अनुमति मिल जाती तो पहला ऐसा वेराइटी होगा जिसको हम खाने में इस्तेमाल लेंगे। वर्तमान में कोई ऐसी फसल नहीं है, कोई खाद्य वस्तु नहीं जो कि जेनेटिकली मॉडिफाइड हो और इसमें इंडिया के अंदर अप्रूवल मिल गया हो, राइट। नेक्स्ट हम बात करते हैं चाइना। चीन ने क्या किया है? एक ऐसा आर्टिफिशियली पावर्ड यानी कृत्रिम बुद्धिमत्ता से युक्त ऐसा मॉडल इस्तेमाल बनाया जिसका नाम है डीटिंग, जो ये अनुमान लगाएगा कि भूकंप आ सकते हैं या नहीं, और आएंगे तो कितनी तीव्रता से भूकंप आ सकते हैं। थर्ड न्यूज आती है हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड से। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड ने क्या किया है? एक इकोजेन ब्रांड नाम से जो जिंक है उसका उत्पादन किया है। ध्यान रखिएगा, हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड भारत की नहीं, विश्व की, भारत की तो सबसे बड़ी कंपनी है, विश्व की सबसे बड़ी दूसरी कंपनी है जिंक के उत्पादन के अंदर। और अगर हम बात करें स्टील प्रोडक्शन में, तो स्टील प्रोडक्शन में इसका तीसरा रैंक है, थर्ड लार्जेस्ट स्टील प्रोड्यूसर एज वेल एज द सेकंड लार्जेस्ट जिंक प्रोड्यूसर ऑफ द वर्ल्ड। तो क्या हुआ है? इन्होंने कहा है कि हमारा जो इकोजेन प्रोडक्ट है, इकोजेन ब्रांड नाम से इन्होंने जिंक निकाला, जिसमें कहा गया है कि ये
पर्यावरणीय रूप से काफी अनुकूलतम है, क्योंकि जितना उत्सर्जन और देश करते हैं उसमें मतलब 1 टन जिंक को बनाने में मान लीजिए जितना उत्सर्जन कार्बन डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन और देश कर रहे हैं, उसमें से भी 75% कटौती इन्होंने कर दी है। मतलब 25% ही ये क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन करता है। राइट, हमने बात की स्टील नहीं है, सॉरी माफ कीजिएगा, थर्ड लार्जेस्ट सिल्वर, चांदी का उत्पादक कौन सा है, हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड। इसकी उदयपुर के अंदर हेडक्वार्टर है। कहां पर है, उदयपुर में हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड का। इसके पेरेंट कंपनी वेदांता ग्रुप है। भारत सरकार वेदांता ग्रुप दोनों का जॉइंट वेंचर है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का स्टेक इसमें ऑलमोस्ट 29% है, 29.5 या अराउंड रफली 29% इसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का स्टेक है। बचा हुआ स्टेक वेदांता ग्रुप का है, जिसके मालिक हैं अनिल अग्रवाल जी। अच्छा, हम बात करें कि इस कंपनी के बारे में, तो हिंदुस्तान जिंक जो है भारत के अंदर प्राइमरी प्राथमिक जिंक बाजार है, उसमें 75% हिस्सेदारी रखती है। बाकी कुछ और कंपनीज भी हैं, वो भी अपना योगदान देती है इन दी प्रोडक्शन ऑफ जिंक। राइट। अच्छा, एक हुआ नेक्स्ट कल्चरल प्रॉपर्टी एग्रीमेंट, यानी सांस्कृतिक वस्तुओं के संबंध में एक एग्रीमेंट हुआ है। ये किस देश ने किया है, भारत और यूएस ने। एक तरफ यूएस, एक तरफ भारत। इसका मतलब क्या है, अवैध तरीके से जो भारतीय वस्तुएं, भारत की सांस्कृतिक विरासत की वस्तुएं तो किसी न किसी माध्यम से कहां पहुंच गई, भारत से लेकर ऑल टुगेदर यूएस तक, उनको भारत लेकर आना, ये हमारा लक्ष्य है। ये हमने साइन किया है एट दी 46th वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी मीटिंग, यानी 46वीं विश्व विरासत समिति की अध्यक्षता की थी भारत के द्वारा नई दिल्ली में। और उस आयोजन के समय, जो कब हुआ था, 21 से 31 जुलाई को नई दिल्ली में, उस दौरान हमने भारत में यूएस के साथ मीटिंग की है कि हमारे जो कल्चरल आर्टिफैक्ट्स हैं, वस्तुएं, उनको आप हमारे भारत के अंदर भेजिए। क्लियर, आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। अच्छा, अब आती मनोज मित्तल जी की बात। स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, यानी सिडबी, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, ये क्या है, इसकी स्थापना की गई थी अप्रैल 1990 के अंदर। क्लियर, और ये पार्लियामेंट का एक्ट था, उसके तहत बनाया गया सिडबी एक्ट के माध्यम से। मतलब एक ये वैधानिक संस्था है। और इस बैंक के मुख्य कौन बने हैं, मुखिया बने मनोज मित्तल जी, जो क्या बने हैं, सीईओ एज वेल एज दी मैनेजिंग डायरेक्टर, यानी प्रबंधक निदेशक और सीईओ बनाए गए मनोज मित्तल जी। नेशनल हाउसिंग बैंक के संजय शुक्ला जी थे। और यहाँ कौन है, मनोज मित्तल है किसके हैं, सिडबी के, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। ध्यान रखिएगा, हमारे पास एमएसएमई इंडस्ट्रीज है ना, उनको बढ़ावा देने के लिए, प्रमोट करने के लिए स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया सिडबी कार्य करता है। इसका मुख्य उद्देश्य है जो लघु और मध्यम श्रेणी के उद्योग है, उनके लिए बाजार उपलब्ध कराना, उनको इंसेंटिवाइज करना कि वो अपना प्रोडक्शन लेवल बढ़ा सके। ये काम किसका है, सिडबी का। नेक्स्ट हम बात करेंगे डिजीज के बारे में। इसका नाम है लिस्टेरियोसिस। ये जो बीमारी है ना, ये होती है एक बैक्टीरिया से, जिसका नाम है लिस्टेरिया मोनोसाइटोजेंस। ये मेनली डिजीज देखी गई है कनाडा और यूएस के अंदर। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि लिस्टेरियोसिस हाल ही में न्यूज में थी बीमारी, ये किससे होती है, ये जीवाणु जनित है, बैक्टीरिया जनित है, बैक्टीरिया प्रोन है। और ये किससे होती है, ये इस बीमारी का नाम क्या है, लिस्टेरियोसिस। कहाँ होती है, यूएस और कनाडा के अंदर इसके आउटब्रेक यानी केसेस देखे गए हैं। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। नेक्स्ट हम बात करें वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी की। ये न्यूज इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि जो फिलिस्तीन में एक जगह है तेल अमर, या जिसे कहते हैं मोनास्ट्री ऑफ सेंट हिलेरियन, यानी संत हिलेरियन का मठ कह लो, या तेल अमर कह लो, ये नाम की प्लेस है जो कि वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। विश्व विरासत सूची में इसका नाम भी शामिल है और इसको हाल ही में शामिल किया। साथ ही साथ यूएस वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी ने कहा है कि वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट जिसमें कि डेंजर श्रेणी यानी खतरे की कगार पर है फिलिस्तीन के अंदर, उस श्रेणी में इसका नाम लिखा है किसका, ध्यान रखिए, द मोनास्ट्री ऑफ सेंट हिलेरियन, यानी संत हिलेरियन का मठ, या फिर तेल अमर। ये एक साइट है जिसको हाल ही में 2 दर्जे दिए गए हैं। इस समिति के द्वारा पहला दिया गया विश्व विरासत सूची में शामिल किया है, और जो विश्व विरासत जो कि खतरे के अंदर है इस लिस्ट में शामिल किया गया है। निकोलस मादुरो, देखिए वेनेजुएला के नए राष्ट्रपति बने निकोलस मादुरो, और इनके इलेक्शन पर काफी प्रश्न भी उठाए गए थे, हमने इस बारे में काफी पढ़ा था। वेनेजुएला क्या है, एक साउथ अमेरिकन कंट्री है। क्या है, साउथ अमेरिकन कंट्री है। यहाँ पर क्या मिलती है, एंडीज माउंटेन रेंज भी गुजरती हुई दिखती है। कहाँ पर, वेनेजुएला के अंदर। वेनेजुएला में जो विश्व के 18% में तेल के भंडार मिलते हैं, कितने, 18% ऑफ ऑयल रिजर्व्स आर फाउंड इन दी वेनेजुएला। वेस्टर्न घाट, देखिए ये न्यूज हमने इसलिए पढ़ी थी, यदि आपको पता हो तो पश्चिमी घाट के संबंध में हमने देखा था कि वायनाड के अंदर क्या हुआ था, भूस्खलन हुआ था। और अगर 10 वर्ष पीछे जाएं, 1 दशक पीछे जाएं, तो 2 समितियां बनाई गई थी। एक का नाम था माधव गाडगिल कमीशन,
जिसका नाम था वेस्टर्न घाट इकोलॉजी एक्सपर्ट पैनल, यानी पश्चिमी घाट पारिस्थितिकी एक्सपर्ट समूह है, जिसकी अध्यक्षता किसने की थी? डॉक्टर माधव गाडगिल जी के द्वारा। इनकी जो अनुशंसाएं दी गई इनको अभी तक माना नहीं गया है। दूसरा है एक के कस्तूरी रंगन जी की अध्यक्षता में बनाई गई थी कमेटी, जिसका नाम था हाई लेवल वर्किंग ग्रुप HLWG, जिसके अध्यक्ष थे के कस्तूरी रंजन रंगन जी। इनकी भी किसी प्रकार की अनुशंसाएं अभी तक मानी नहीं गई है, और देखा गया है कि वेस्टर्न घाट के अंदर जो है हमें कई प्रकार की एनवायरमेंटल एनवायरमेंटल हैजार्ड जो है वो भी प्रॉन एरिया देखा गया है। क्यों? गडगिल जी ने कहा था कि ऑलमोस्ट 60% एरिया है उसे कर दो इको सेंसिटिव जोन के अंदर, अलग अलग कैटेगरी के अंदर, कि जिसमें क्या हो, अलग अलग जोन बांट दो जिसमें कि अलग अलग एक्टिविटीज को प्रोहिबिट कर दिया जाए। और जो के कस्तूररंगन कमेटी थी इनके द्वारा कहा गया कि 37% एरिया है उसे करना चाहिए हमें एज दी इको सेंसिटिव जोन। तो कहीं ना कहीं डिफरेंसेस थे, परंतु इन दोनों की अनुशंसाएं अभी तक मानी नहीं गई। तो नाम पता होने चाहिए, माधव गाडगिल समिति और के कस्तूरी रंगन कमेटी किसके बारे में थी? पश्चिम घाट के संरक्षण से संबंधित थी। नेक्स्ट हम बात करेंगे फिजिक्स ओलंपियाड की। 54वां अंतरराष्ट्रीय फिजिक्स ओलंपियाड हुआ था ईरान के इस्फहान शहर के अंदर। ही शहर का नाम याद रखिएगा कि 54वां अंतरराष्ट्रीय फिजिक्स ओलंपियाड कहाँ हुआ है? ईरान के इस्फहान शहर में। भारत को रैंक मिली है इसके अंदर, चौथी रैंक मिली है। हमने जीते हैं 2 गोल्ड और 3 सिल्वर, टोटल 5 मेडल जीते हैं किसमें? फिजिक्स ओलंपियाड में। सेकंड है 56वां अंतरराष्ट्रीय 56 इंटरनेशनल केमिस्ट्री ओलंपियाड, यानी रसायन केमिस्ट्री ओलंपियाड हुआ था। ये हुआ था सऊदी अरब के रियाद शहर में, और भारत को मिला 1 गोल्ड 2 सिल्वर 1 ब्रॉन्ज। ये कुछ फैक्ट हैं जो आपको याद होने चाहिए कि इवेंट कहाँ हुआ था ओलंपियाड? ये हुआ था सऊदी अरब के रियाद में। और हमने देखा था 54वां फिजिक्स ओलंपियाड कहाँ हुआ है? वो हुआ था ईरान के इब्सान शहर में। नेक्स्ट हम बात करते हैं डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी की, परमाणु ऊर्जा विभाग। इसके द्वारा हाल ही में एक नया इनिशिएटिव लॉन्च किया है, 1DAE 1 सब्सक्रिप्शन। यही जिससे नाम पता पड़ रहा, दिवस वाला डे नहीं है ये, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी। इसका मतलब क्या है कि विश्व स्तर पर और राष्ट्रीय स्तर पर जितने भी रिसर्च पेपर हमें देखने को मिलते हैं पब्लिश हुए, उनको पढ़ना, उनको एक्सेस करने का अधिकार कहाँ से मिल रहा है? इस डिपार्टमेंट के, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, परमाणु ऊर्जा विभाग के 1 डे 1 सब्सक्रिप्शन से मिलेगा। इस विभाग के तहत जो कुल 60 सब यूनिट्स हैं, उप इकाइयां हैं, वो इसका लाभ ले पाएंगी। अलग अलग जो रिसर्चर्स हैं, नहीं खोज करता है, शोध करता है, माफ कीजिएगा, उनको इसमें हेल्प मिलेगी। FCI फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया क्या है? ध्यान रखिएगा, एक हमारा पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, यानी सरकारी उपक्रम है। इसका काम क्या है? जिसको बनाया गया था फूड कॉर्पोरेशन, यानी खाद्य निगम अधिनियम 1964 के द्वारा इन द ईयर 1965। वर्तमान में इसके प्रमुख कौन है? अशोक कुमार मीणा जी हैं, वो वर्तमान में प्रमुख है फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की। इसका मेन काम क्या होता है कि जब सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जो सभी खाद्यान्न है उनको खरीदना, और FCI गोदाम है वहां पर रखा जाता है, भंडारण करते हैं, स्टोरेज करते हैं। बाद में FCI के द्वारा क्या होता है? अलग अलग राज्यों को वितरण होता है, फिर आगे से स्टेट जो अपने TDS के माध्यम से अनाज को आम जनता तक मुहैया कराते हैं। हमने कल नहीं, कुछ दिन पहले हमने सेबी के बारे में बात की थी कि सेबी के द्वारा कौन कौन सा इनिशिएटिव लिया है। उसमें एक स्कोर था, राइट? हमने पढ़ा था स्कोर क्या है? स्कोर एक ऐसा एप्लीकेशन है, वेब बेस्ड पोर्टल है, जिसमें कि कोई व्यक्ति सेबी से, यानी सिक्योरिटीज मार्केट के संबंध में किसी प्रकार की शिकायत सेबी को कर सकता है, अगर उसके साथ कोई धोखाधड़ी हुई है या से कोई दिक्कत है। तो हम बात कर रहे हैं सेबी के बारे में। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड चैटबॉट वर्चुअल असिस्टेंट्स, सेवा नाम का एक चैटबॉट जो है, चैटबॉट क्या होता है देखिए, यदि आपने कहीं देखा हो तो अगर आप वेबसाइट खोलते हैं उसमें लिखा आता है चैट विद अस, उसमें आपको प्रश्न पूछेगा, जो यूजर है कोई प्रश्न पूछेगा, उसका प्री जनरेटेड एक हमें आंसर मिलता है, कंप्यूटर द्वारा पहले ही डेटाबेस में स्टोर होते हैं उसके आंसर, वो आंसर हमें देखने को मिलते हैं इन दी चैटबॉट। क्लियर? प्रकार चैट जीपीटी है जिसमें क्या है, उसको प्री ट्रेन किया गया है, मतलब उसमें पहले से डेटा फीड किया गया है। वो थोड़ा एडवांस्ड वर्जन है चैटबॉट का, बट एक काइंड ऑफ आप समझ सकते हैं वर्चुअल असिस्टेंट, यानी जिसमें क्या होगा, आपको लगेगा कि आप किसी व्यक्ति से बात कर रहे हैं, बट आप बात कर रहे हैं मशीन से, और इसका नाम है सेवा। क्लियर? ये लॉन्च किया है सेबी ने। सेबी की स्थापना 1992 के अंदर की गई थी। सेबी ने लॉन्च किया सारथी, इसके बारे में पढ़ा था हमने कुछ क्लास पहले। ये एक मोबाइल एप्लीकेशन है, मोबाइल एप्लीकेशन है जो कि इन्वेस्टर यानी निवेशक है उनको शिक्षित करता है, उनको नॉलेज देता है अबाउट दी शेयर मार्केट और स्टॉक मार्केट। थर्ड हम बात करें स्कोर्स। स्कोर्स क्या है? एक ग्रीवांस यानी कंप्लेंट रिड्रेसल मैकेनिज्म है, यानी शिकायत निवारण प्रणाली है सेबी की, जिसमें कोई निवेशक
अपनी शिकायत को रेज कर सकता है, और इसकी शुरुआत की गई थी वर्ष 2011 में। ये कुछ फैक्ट हैं जो आप याद रखिएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं गोलन हाइट के बारे में। गोलन हाइट जो है वेस्ट एशिया के अंदर डिस्प्यूटेड लैंड है, और ये रहा गोलन हाइट, एक तरफ सीरिया एक तरफ इजराइल। तो ये बताया गया है गोलन हाइट जो है पश्चिमी एशिया में अवस्थित ऐसा क्षेत्र है जो कि इजराइल और सीरिया के मध्य एक विवादित क्षेत्र है। हम बात करते हैं गाजा स्ट्रिप की। हम इसलिए बात कर रहे हैं, हमने इसलिए बात की थी इस बारे में क्योंकि कहीं ना कहीं गाजा स्ट्रिप को लेकर जो युद्ध चल रहा है फिलिस्तीन और इजराइल के मध्य और हमास इजराइल के मध्य, इसीलिए गाजा स्ट्रिप न्यूज में था। ध्यान रखिए गाजा स्ट्रिप जो है लगभग 10 किलोमीटर चौड़ी है ये, और 40 किलोमीटर लंबी पट्टी है ये। इसमें क्या है, ये स्थित है, एक तरफ इजराइल है एक तरफ इजिप्ट है। ध्यान रखिए ये पूरा इजिप्ट है, इधर सॉरी इजराइल है ये वाला पार्ट, यहाँ इजिप्ट का सिनाई पेनिनसुला यानी सिनाई प्रायद्वीप है, राइट। ध्यान रखने वाली बात क्या है, इसमें 3 बॉर्डर हमें देखने को मिलती है, राफा बॉर्डर, पेरेज बॉर्डर और केरेम शेलोम बॉर्डर। कौन कौन सी, एक तो राफा बॉर्डर, केरेम शेलोम बॉर्डर और एक इरेज बॉर्डर। जो तीनों हमारे लिए इसमें इंपॉर्टेंट कौन कौन सी है, ध्यान रखिएगा। पहली पेरेज बॉर्डर, ये क्या करती है, ये गाजा की उत्तरी गाजा में स्थित है और ये लोगों की आवाजाही के लिए ओपन है। ये किसके लिए, एरिजिया फॉर इट इज अवेलेबल फॉर दी पीपल्स मूवमेंट, यानी लोगों की आवाजाही के लिए, आम जनता की आवाजाही के लिए। और कैरम शोलम है, ये किसके लिए है, गुड्स के लिए, यानी वस्तुओं के आदान प्रदान के लिए, उनके ट्रांसपोर्टेशन के लिए फैसिलिटी मिलती है। कहां से, कैरम शोलम, जो कि दक्षिणतम गाजा गाजा स्ट्रिप के साउथ ईस्ट के अंदर अवस्थित है। राफा बॉर्डर न्यूज में था, ये आप जानते हैं। अच्छा, अब हम बात करते हैं 2 डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर यानी रक्षा औद्योगिक गलियारों की। आपको अच्छी तरह पता है तमिलनाडु और केरल में 2 रक्षा औद्योगिक गलियारे यानी 2 डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर की स्थापना करने की बात की गई है। यूपी के अंदर कौन कर रहा है, यूपी के अंदर कर रहा है उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवेज इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी, यूपी EIDA, जो कि स्टेट की नोडल एजेंसी है। ध्यान रखिएगा कुल 6 प्लेस है, इनको कनेक्ट करेगा। 6 प्लेस कौन कौन से हैं, अलीगढ़ से आगरा, आगरा से झांसी, फिर आएगा चित्रकूट, फिर कानपुर और लखनऊ। तो 6 शहर कौन कौन से हैं, ध्यान रखिएगा, अलीगढ़, आगरा, झांसी, लखनऊ, चित्रकूट, कानपुर। ये कुल 6 प्लेस हैं जो कि जोड़े गए हैं थ्रू दी नोट्स। इनमें नोट्स का मतलब है कि इन स्थानों पर, इन क्षेत्र के अंदर क्या होगा, अलग अलग प्रकार के डिफेंस प्रोडक्शन का, डिफेंस जो गुड्स हैं उनका प्रोडक्शन करने वाले। तमिलनाडु के अंदर हम बात करें कुल 5 शहर हैं, केंद्र में सैलम है, ओसूर है, कोयम्बटूर, तिरुचिरापल्ली और चेन्नई। ये 5 शहर हैं जो कि तमिलनाडु के अंदर कनेक्ट किए गए हैं एज अकॉर्डिंग टू दी तमिलनाडु डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा आपको। अच्छा, कुछ न्यूज पढ़ते हैं स्पोर्ट्स की। स्पोर्ट्स से क्या आती है, हंगरी ग्रैंड प्री के अवार्ड विनर कौन है, तो ध्यान रखिएगा ऑस्ट्रेलिया खिलाड़ी हैं ऑस्कर पियास्त्री। हंगरी ग्रैंड प्री किसने जीता है, हंगरी ग्रांड प्री जीता है ऑस्कर पियास्त्री, जो कि ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी हैं फॉर्मूला 1 के। फिर हमने जीता है, एक आता है बेल्जियन ग्रैंड प्री, ये जीता है लुइस हैमिल्टन है, वेल नोन पर्सन है, इनका बहुत नाम सुनने को मिलता है, इन्होंने कई सालों तक जो है अलग अलग ग्रैंड प्री को जीता है, फॉर्मूला 1 रेसेस को जीता है। अच्छा, फॉर्मूला 1 रेस के लिए आपको पता है भारत ने भी एक फ्यूल लॉन्च किया है, उसका नाम बताएंगे आप, उसका नाम है स्टॉर्म एक्स। क्या है, स्टॉर्म एक्स फ्यूल। ये किसने किया, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन प्लस मद्रास मोटर स्पोर्ट्स के द्वारा। और ध्यान रखिएगा आप, चीजों आपस में ना इनकी डॉट्स करते रहिए कनेक्ट, ताकि आपको लॉन्ग टाइम तक चीजें याद रहे, राइट। स्वीडिश ओपन टेनिस जो है वो जीता है नूनो बोर्जेस, ये कहाँ के खिलाड़ी हैं, पुर्तगाल के। इन्होंने हराया राफेल नडाल को हराया, पुर्तगाली खिलाड़ी हैं नूनो बोर्जेस, इन्होंने हराया राफेल नडाल, जो कहाँ के हैं, स्पेन के हैं, राइट। अच्छा, हम बात करते हैं डिफेंस अपॉइंटमेंट्स की। कुछ महिला अधिकारियों की एक प्रमुख पद पर अपॉइंटमेंट की गई है इन दी सियाचिन ग्लेशियर। तो अभी उसके बारे में न्यूज पढ़ेंगे हम। पहली है कैप्टन गीतिका कोल, ये नाम जरूर याद रखिएगा, किसी भी एग्जाम के अंदर रिपीटेडली आपसे पूछे जाने की संभावना रहेगी। फर्स्ट पर्सन कौन है जिन्हें सियाचिन के अंदर अपॉइंट किया गया था, फर्स्ट पर्सन कौन है जिन्हें मेडिकल ऑफिसर सियाचिन में अपॉइंट किया है, और पहली महिला अधिकारी कौन है जिन्हें कि सियाचिन में ऑपरेशनल पोस्ट में यानी परिचालन जो पोस्ट है, ऑपरेटिंग पोस्ट उस पर अपॉइंट किया है। तो ध्यान रखिए कैप्टन गीतिका कोल जी हैं, ये भारत की पहली फीमेल मेडिकल ऑफिसर है
इन्हें सियाचिन के अंदर दिया है। तो मेडिकल में कौन है? गीतिका कौल जी हैं। नेक्स्ट आती है कैप्टन फातिमा वसीम जी। ये फर्स्ट विमेन मेडिकल ऑफिसर है जिन्हें की ऑपरेशनल पोस्ट पर सियाचिन ग्लेशियर में अपॉइंट किया है। गीतिका कौल जी कौन है? भारत की पहली महिला चिकित्सा अधिकारी जिन्हें पोस्टिंग मिली है। लेकिन अगर ऑपरेशनल पोस्ट की बात करें तो वो दी गई है कैप्टन फातिमा वसीम जी को। नेक्स्ट है कैप्टन शिवा चौहान। ये भारत की ओर से पहली विमेन ऑफिसर है जिन्हें वर्ष 2023 मार्च 2023 में पोस्टिंग मिली थी सियाचिन ग्लेशियर में। वो हमने बात की थी किनकी? वो हमने बात की थी मेडिकल ऑफिसर की, दोनों मेडिकल ऑफिसर थी। अब हम बात करें कि पहली महिला अधिकारी जिन्हें सियाचिन में पोस्टिंग मिली तो वो है हमारी शिवा चौहान जी। नेक्स्ट हम बात करें कि सेकेंड इंडियन आर्मी की महिला अधिकारी हैं और पहली है कोर ऑफ द आर्मी से, जिन्हें की कोर ऑफ द आर्मी एयर डिफेंस से जिन्हें सियाचिन में पोस्टिंग मिली ऑपरेशनल पोस्ट पर। तो ये है हमारी कैप्टन सुप्रीता सिटी। इनका संबंध मैसूर से आती, मैसूर से बिलोंग करती हैं और ये बिलोंग करती है कोर ऑफ आर्मी एयर डिफेंस से, जिन्हें की कहाँ पोस्टिंग मिली है? सियाचिन के अंदर, जुलाई 2024 में। रिसेंटली एक महीने पहले इनकी अपॉइंटमेंट हुई थी। नेक्स्ट हम बात करें शिक्षा सप्ताह की। ध्यान रखिएगा न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 में आई थी और उसके 4 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में शिक्षा मंत्रालय के द्वारा शिक्षा सप्ताह मनाया गया। ये कब से कब था? 22 जुलाई से 28 जुलाई तक। और इस दौरान दो बातें ध्यान रखना आप। एक तो था विद्यांजलि पोर्टल। क्या है? विद्यांजलि पोर्टल। ये पोर्टल क्या है? ये अलाउ करता है किसी व्यक्ति को, किसी संस्था को, चाहे वो साइंटिस्ट हो, डॉक्टर हो, आर्मी पर्सन हो, ब्यूरोक्रेट हो, यानी कोई सिविल सेवा अधिकारी हो, वो चाहे तो स्कूल के विकास के लिए क्या कर सकते हैं? डोनेशन कर सकते हैं, यानी अपनी ओर से कुछ ग्रांट, कुछ अनुदान, कुछ अपनी भेंट कर सकते हैं, जिससे कि स्कूल का शिक्षा के स्तर में यानी पुस्तकें खरीदी जा सके, वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर ढांचा सही कर सके, या फिर हम आईसीटी लैब्स को बना सकें। साथ ही क्या है, एक आप जानते हो तो तिथि भोज। तिथि भोज आपने नाम सुना होगा। तिथि भोज ऐसा इनिशिएटिव है जिसके माध्यम से कोई व्यक्ति, कोई परिवार, कोई संस्था किसी विशेष दिवस को, यानी व्यक्ति अपने जन्मदिन के उपलक्ष्य पर या अपनी वैवाहिक वर्षगांठ पर या किसी और प्रयोजन पर, किसी और आयोजन है तो किसी और प्रयोजन के लिए क्या कर सके? स्कूल में जाके बच्चों को खाना खिला सकते हैं अंडर दी तिथि भोज इनिशिएटिव। राइट, ये हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर विद्यांजलि एवं तिथि भोजन योजना इनिशिएटिव है, ये हमने कर लिया है। अच्छा, भारत की ओर से स्वप्निल स्वप्निल कुसाले हैं, आपने नाम सुना होगा। इन्हें क्या मिला है? 50 मीटर 3 पोजीशन के अंदर पेरिस ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल। ध्यान रखिएगा शूटिंग के अंदर 3 ब्रॉन्ज मेडल आए थे। पहला मनु भाकर जी को मिला था, फिर मिला था 10 मीटर एयर पिस्टल में, और उसके साथ ही मिला था मनु भाकर और सरबजोत सिंह जी को, वो मिला था 10 मीटर एयर मिक्स्ड इवेंट में। और तीसरा अवार्ड मिला था हमें ब्रॉन्ज, जो कहाँ मिला था? 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन शूटिंग इवेंट में, जो मिला है हमारे स्वप्निल कुसाले जी को। ध्यान रखिएगा इनका स्कोर बड़ा इंपॉर्टेंट है, 451.4 स्कोर है, ये आप याद रखिएगा। इसके साथ इन्हें ब्रॉन्ज मेडल मिला है। कुछ रिकॉर्ड्स हैं इनके। 2017 में मिला है कॉमनवेल्थ चैंपियनशिप में ब्रॉन्ज मिला है। गोल्ड का मिला वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, 2022 के एशियन गेम्स के अंदर गोल्ड मिला है, 2021 के वर्ल्ड कप में गोल्ड मिला है, और 2024 के एशियन राइफल चैंपियनशिप में इन्हें गोल्ड मिला है। ये कुछ इनके अचीवमेंट्स हैं, आप जितना याद कर पाए उतना याद रखने का प्रयास करिए। भारत का पहला मल्टीनेशनल एयर एक्सरसाइज यानी बहुराष्ट्रीय वायु युद्धाभ्यास, ये इसका नाम क्या है? तरंग शक्ति। ये आपसे पूछा गया था कुछ देर पहले क्वेश्चन में कि तरंग शक्ति कहाँ ऑर्गेनाइज हो रहा है? तो भारत में हो रहा है, 2 राज्यों में, तमिलनाडु, राजस्थान में। ये शुरुआत हुई थी 6 अगस्त को तमिलनाडु के सुलार शहर में, और अंतिम चरण जो होगा वो होगा 29 अगस्त से 14 सितंबर तक राजस्थान के जोधपुर में। कहाँ पर होगा? राजस्थान के जोधपुर में। तमिलनाडु जोधपुर 2 जगह है, 2 चरणों में होने वाला। पहला चरण तमिलनाडु के अंदर होगा 6 अगस्त से, और 29 अगस्त से 14 सितंबर होगा जोधपुर के अंदर। अच्छा, अब हमने बात की एयर एक्सरसाइज की, थोड़ी हम बात करते हैं इंडियन एयरफोर्स के बारे में। जो भारतीय वायुसेना है इसकी स्थापना होती है 8 जनवरी 1932 को एज दी रॉयल एयरफोर्स। 8 अक्टूबर है, 8 जनवरी नहीं है, 8 अक्टूबर 1938 को होती है। और भारत का पहला फ्लाइंग स्कूल कहाँ बनाया गया था? ये बनाया गया था हरियाणा के अंबाला में। कहाँ पर? अंबाला, जहाँ पे अभी एयरबेस है। और ध्यान रखिएगा हमारी वायुसेना का मोटो क्या है, ध्येय वाक्य क्या है? नभः स्पृशं दीप्तम। ये लिया गया है भगवद गीता 11वें अध्याय से। कहाँ से लिया गया है? भगवद
पिता के 11वें जैसे लिया गया। ठीक है। वर्तमान में एयर चीफ मार्शल वायुसेना प्रमुख कौन है? विवेक राम चौधरी जी। विवेक राम चौधरी जी वर्तमान में वायुसेना प्रमुख हमारे, ये आप नाम याद रखिएगा। अच्छा, एक व्यक्ति हैं अंशुमन गायकवाड़ जी, ये भारत के पूर्व क्रिकेटर रहे। इनका हाल ही में निधन हुआ है। भारत के ओपनिंग बैट्समैन भी थे और कुछ समय तक इन्होंने लगभग शायद 1998 से वर्ष 2001 तक जो है भारत के चीफ कोच भी रहे। और उसी दौरान अनिल कुंबले जी ने 10 विकेट अपने टेस्ट मैच के अंदर ली थी। वो अचीवमेंट भी इसी टाइम पीरियड का है। अच्छा, अब हम बात करते हैं भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की। चीफ इलेक्शन कमीशनर ऑफ इंडिया कौन है? मिस्टर राजीव कुमार जी। ये न्यूज हमने इसलिए पढ़ी थी क्योंकि 30 सितंबर 2024 तक जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव कराने का प्रावधान का आदेश ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने दिया था और उसी के उपलक्ष्य में राजीव कुमार जी, जो भारत के दो इलेक्शन कमिश्नर है, ज्ञानेश कुमार और सुखबीर सिंह संधू, इनके साथ गए थे जम्मू कश्मीर की यात्रा पर, ताकि वहां देख सकें क्या क्या अभी काम करने बाकी है इन दी फॉर कंडक्टिंग द इलेक्शन। ध्यान रखिएगा, जो हमारा इलेक्शन कमीशन है उसकी स्थापना होती है 25 जनवरी 1950 को। कब होती है? 1950, 25 जनवरी को इलेक्शन कमीशन की स्थापना होती है। इसके बारे में हम डिटेल के अंदर डिस्कशन कर चुके हैं कि इलेक्शन कमीशन बनने के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए, कोई योग्यता नहीं होनी चाहिए, पहला। दूसरा, कितने कार्यकाल होता है? 6 वर्ष या 65, जो भी पहले हो उतना। और दूसरी बात कि हटाया कैसे जाएगा? रिमूवल प्रोसीजर, यानी हटाने के प्रावधान क्या है? रिमूवल जो होगा एज पर दी सुप्रीम कोर्ट जजेस रिमूवल इक्वल, यानी जिस प्रकार ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाते हैं, एक प्रक्रिया जिसमें लगता है 2 आरोप लगते हैं। ग्राउंड क्या हो सकते हैं? ग्राउंड्स होते हैं, यानी आधार क्या होंगे? आधार 2 हैं। पहला है मिसबिहेवियर। ध्यान रखिएगा, जो ये दुर्व्यवहार है ना, इसको संविधान के अंदर कहीं भी उल्लेखित कहीं बताया नहीं गया है। दूसरा बताया है इनकैपेसिटी। क्या है? इनकैपेसिटी, यानी अक्षमता। सिद्ध कदाचार, प्रूव्ड मिसबिहेवियर होता है ये। पहला आधार तो क्या है? प्रूव्ड मिसबिहेवियर, सिद्ध कदाचार। दूसरा है इनकैपेसिटी, यानी अक्षमता। इन दो आधार पर जो है एक रिमूवल का चलता प्रोसीजर संसद के अंदर। और लोकसभा के अंदर चाहिए 100 प्रस्तावक और राज्यसभा के अंदर चाहिए 50 प्रस्तावक। कितने? 50। यदि आरोप जो है, जो आरोप लगाए गए हैं, ये प्रस्ताव अगर लोकसभा अध्यक्ष या राज्यसभा अध्यक्ष स्वीकार लेते हैं तो उससे आगे कार्रवाई होती है। 3 सदस्यीय कमेटी बनती है जिसमें सुप्रीम कोर्ट के जज हो सकते हैं, हाई कोर्ट, किसी हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश होते हैं, और एक होते हैं एमिनेंट जूरिस्ट। यदि उन तीनों के द्वारा, उस समिति के द्वारा आरोप सही पाए जाए तो प्रस्ताव जो है सदन में वोटिंग के लिए रखा जाता है। इसके लिए चाहिए स्पेशल मेजोरिटी। विशेष बहुमत का मतलब यह है 2/3 ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग, उपस्थित और वोट करने वाले सदस्यों का 2/3 प्लस 50% ऑफ टोटल मेंबरशिप। इसका प्रावधान है, ब्रीफली में डिस्कस किया है। हमने ऐसा इसलिए पढ़ा क्योंकि 25 जनवरी को मनाते हैं नेशनल वोटर्स डे। ये मना रहे हैं वर्ष 2010 से। क्लियर? और इस साल की थीम क्या थी? नथिंग लाइक वोटिंग, आई वोट फॉर श्योर। वोटिंग जैसा कुछ भी नहीं, वो नहीं, वोट से बढ़कर कुछ भी नहीं, और मैं जरूर मतदान दूंगा। ये हमारा 2023 का भी थीम था, 2024 का भी थीम है। किसका? नेशनल वोटर्स डे का, जो मना रहे हैं 2010 से। नेक्स्ट हम बात करते हैं नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण। इसकी स्थापना हुई थी वर्ष 2006 के अंदर, इन मंथ ऑफ सितंबर। और इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? वर्तमान में है, वर्तमान के शुरू से अध्यक्ष होते हैं भारत के प्रधानमंत्री जी। क्लियर? वर्तमान में बात करें नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स, यानी राष्ट्रीय आपदा मोचन बल, इसके वर्तमान में कौन प्रमुख है? ध्यान रखिएगा, इसके महानिदेशक हैं पीयूष आनंद जी, आईपीएस अधिकारी हैं पीयूष आनंद। ये वर्तमान में एनडीआरएफ के प्रमुख हैं। आयोग यहाँ तक क्लियर होगा। एनडीआरएफ को 17 या 18 बटालियन है भारत के अंदर। अच्छा, 2016 में एनडीआरएफ के द्वारा, एनडीएमए के द्वारा लॉन्च की गई थी आपदा मित्र, एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम, यानी केंद्रीय क्षेत्र की योजना है, जिसमें कि संपूर्ण खर्चा कौन उठाता है, कौन वहन करता है? ये वहन करता है हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इसे इंप्लीमेंट कर रहा है नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण। राइट? अब विश्व का सबसे बड़ा म्यूजियम, सबसे बड़ा संग्रहालय बनने वाला है भारत के अंदर। लगभग 1,54,000 वर्ग गज का, वर्ग मीटर में बड़ा होगा, जिसका नाम होगा युग युगीन भारत मंडपम। जो इसका मतलब क्या है? युग युगीन भारत मंडपम मतलब ये है कि काल से भी परे हैं। युग युगीन मतलब काल से परे। राइट? और इसकी स्थापना होगी नई दिल्ली के अंदर। इसमें सहायता कौन कर रहा है? फ्रांस कर रहा है, क्योंकि फ्रांस के पास सेंट लूवरे नाम का एक म्यूजियम है, काफी बड़ा फेमस है। और उसके पास क्या है? फ्रांस के पास नई नई अच्छी तकनीक है,
जिससे कि हम ऐसा म्यूजियम बना सके जो विश्व का सबसे बड़ा म्यूजियम होने वाला है नई दिल्ली के अंदर। अच्छा, वर्तमान में भारत के जो केंद्रीय संस्कृति मंत्री कौन है? केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री है मिस्टर गजेंद्र सिंह शेखावत जी। और राज्य राज्य संस्कृति मंत्री कौन है? मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर कल्चर है मीनाक्षी लेखी जी। ये नाम पता होने चाहिए क्योंकि हमने इसकी बात की म्यूजियम की, ये इसी के अंदर आती है। नेक्स्ट हम बात करें बुक की, द बुक का नाम है कॉल ऑफ द गिर। ये लिखी किसने? राज्यसभा के मेंबर है परिमल नथवानी जी। ध्यान रखिएगा, परिमल नथवानी राज्यसभा के सदस्य हैं, उनके द्वारा बुक लिखी गई है द कॉल ऑफ द गिर, राइट। नेक्स्ट हम बात करते हैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है, इनकी यहाँ की खिलाड़ी केटी लेडेगी। केटी लेडेगी स्विमर है, यानी तैराक है। इन्होंने पेरिस ओलंपिक के अंदर जो है सर्वाधिक पदक जीते हैं, मतलब ओलंपिक में सर्वाधिक पदक जीतने का रिकॉर्ड किसके पास है? केटी लेडेगी के पास। इन्होंने कुल 13 ओलंपिक मेडल जीते हैं, जिसमें 8 गोल्ड हैं, 4 सिल्वर और 1 ब्रॉन्ज मेडल है, राइट। ध्यान रखिएगा, ओलंपिक के इतिहास में सर्वाधिक मेडल एक ही व्यक्ति के पास है, वो है अमेरिका के स्विमर तैराक थे जिनका नाम है माइकल फेल्प्स। अच्छा, एक आपने हम कुछ टाइम पहले पढ़ा था एक्सियोम फॉर्मेशन। क्या है एक्सियोम फॉर्मेशन? इसके लिए क्या हुआ है, इसमें क्या होगा, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के अंदर भारत की ओर से 2 कैप्टन जो हैं उनको चुना गया है। एक का नाम है ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला जो कि यूपी से आते हैं। सेकंड है ग्रुप कैप्टन प्रशांत बालाकृष्णन नायर। 2 व्यक्तियों को चुना गया है, कुल 4 चुनने थे और उसका चयन किसके द्वारा किया गया था? द एस्ट्रोनॉट सिलेक्शन बोर्ड ऑफ इंडिया ASBA के द्वारा 4 व्यक्तियों का चुनाव किया गया था, उसमें से 2 अंतिम है जिनको इसरो ने फाइनलाइज किया है फॉर द एक्सियोम फॉर्मेशन। ये भारत और यूएसए का संयुक्त मिशन है, राइट। अब पीयूष गोयल जी ने लॉन्च किया था एक बुक का जिसका नाम है इंडिया 800 एनविजनिंग टुमारोज इकोनॉमिक पावर हाउस, जो लिखी किसने? डॉक्टर प्रोफेसर KV सुब्रमण्यम जी। हमारे लिए राइटर इंपॉर्टेंट है, पीयूष गोयल जी इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि राइटर कौन है? प्रोफेसर KV सुब्रमण्यम जी। इन्होंने लिखा है कि आजादी के 100 वर्ष बाद भारत कैसा होगा, यानी इंडिया 800। जब हमारी गवर्नमेंट का लक्ष्य है विकसित भारत टू बी अचीव्ड बाय द ईयर 2047, तब तक भारत का जो हमारा इकोनॉमिक पावर हाउस है ये होने वाला है। तो इसका अचीवमेंट क्या हो सकता है, हम किस प्रकार से कल्पना करते हैं कि भारत वर्ष 2047 तक किस प्रकार से उभर कर विश्व के सामने आने वाला है, राइट। नेक्स्ट हम बात करते हैं लेफ्टिनेंट जनरल साधना सक्सेना नायर। देखिए, साधना सक्सेना नायर जी हैं, ये भारत की पहली महिला है जिन्हें अपॉइंट किया गया है डायरेक्टर जनरल ऑफ मेडिकल सर्विसेज। आर्मी का एक विंग है मेडिकल सर्विसेज, उसके अंदर इनको अपॉइंट किया है लेफ्टिनेंट जनरल साधना सक्सेना नायर जी, राइट। हाल ही में सरकार ने 8 नेशनल हाई स्पीड कॉरिडोर प्रोजेक्ट जो है उनको लॉन्च किया है। इनकी कुल लंबाई होगी 936 किलोमीटर और कुल कॉस्ट है इसकी 50,655 करोड़ रुपए। 3 मॉडल है इसके अंदर, हाइब्रिड एनबीटी मॉडल, इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट कंस्ट्रक्शन EPC मॉडल और तीसरा था बिल्ड ऑपरेट ट्रांसफर मॉडल। ये हम तीनों पढ़ चुके हैं, ध्यान रखिएगा। इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट कंस्ट्रक्शन मॉडल EPC मॉडल, इसमें क्या होता है 40% कॉस्ट नहीं, इसमें सारी कॉस्ट है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सरकार की होती है। एक होता है हाइब्रिड एनबीटी मॉडल, यानी 40% कॉस्ट जो है सरकार देती है और 60% प्राइवेट कंपनी लगाती है, प्राइवेट एंटिटी। और जब उनका टोल के द्वारा पूरा पैसा वसूल लिया जाए पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए, उसके बाद वो सारा ट्रांसफर होता है मालिकाना किसके पास? सरकार के पास। इसमें रिस्क सारी होती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की। नेक्स्ट हम बात करें बिल्ड ऑपरेट ट्रांसफर बोर्ड मॉडल। इसमें क्या होता है कि एक प्राइवेट कंपनी कॉन्ट्रैक्ट में आती है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल के तहत सरकार के साथ, जिसमें कंपनी बनाती भी है ऑपरेट भी करती है, मतलब जब तक कि उसका जो खर्चा निकला है, जो खर्च हुआ पैसा, जब तक वो रिकवर ना हो जाए तब तक करती है, फिर करती है ट्रांसफर टू गवर्नमेंट। क्लियर? इस दौरान क्या मेंटेनेंस सारा किसका होगा? संबंधित कंपनी का होगा। तो 3 मॉडल के आधार पर ये 8 नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट जो है डेवलप किए जाएंगे। एक टेनिस प्लेयर है रोहन बोपन्ना, इन्होंने बोला कि मैं टेनिस से संन्यास ले रहा हूँ और पेरिस ओलंपिक में इन्होंने पार्टिसिपेट किया था और टाइम ये हार जाते हैं और इन्होंने डिसीजन लिया कि मैं टेनिस से संन्यास ले रहा हूँ। इन्होंने 2 बार ग्रैंड स्लैम चैंपियन बने हैं, लेकिन ये युगल चैंपियनशिप था, यानी डबल्स चैंपियनशिप बने थे, जिसमें कि फ्रेंच ओपन और ऑस्ट्रेलियन ओपन है, इन्होंने 2 खिताब जीते हैं। ध्यान रखिएगा 26 बार इनके पास रिकॉर्ड है ATP डबल्स टाइटल का और 1 बार इन्होंने जीता गोल्ड एट दी एशियन गेम्स इन 2018 जकार्ता 2018 के एशियन गेम्स में इन्हें मिला है गोल्ड मेडल। अदरवाइज जो भी इवेंट में पार्टिसिपेट किया वहां पर डबल्स में ही इनको कोई ना कोई पदक मिला है। क्लियर? अच्छा, अब हमने बात की नेशनल पिस्टल शूटिंग कोर्स की, हमने इसलिए की है क्योंकि
हम जानते हैं कि हमें पिस्टल शूटिंग के अंदर 3 मेडल मिले हैं। हमें पता होना चाहिए कि हमारे वर्तमान में कोच हैं, राष्ट्रीय कोच, वो कौन है? समरेश जंग जी हैं। ध्यान रखिएगा, जो मनु भाकर जी हैं उनके कोच थे जसराज राणा जी, और राष्ट्रीय कोच कौन है पिस्टल शूटिंग के? वो हैं समरेश जंग जी। ये खुद अर्जुन अवार्डी हैं और इनके नाम भी बहुत अच्छे अच्छे रिकॉर्ड्स हैं। 2002 में अर्जुन अर्जुन अवार्ड दिया गया था इन्हें। जब इनका ये अपने करियर के पीक पर थे, इन्हें कहते थे गोल्ड फिंगर नाम से। इनका निकनेम था गोल्ड फिंगर, यानी सुनहरी उंगली। इनके नाम 7 गोल्ड, 5 सिल्वर, 2 ब्रॉन्ज मेडल हैं एट दी कॉमनवेल्थ गेम्स, जो कि कब हुए थे? 2006 और 2010 के राष्ट्रमंडल खेलों में इनके पास 7 गोल्ड, 5 सिल्वर और 2 कांस्य पदक है। किसके पास? समरेश जंग जी के पास। पेरिस ओलंपिक के अंदर क्या हुआ था कि 2 देश ऐसे हैं जहाँ के खिलाड़ी, वहां के खिलाड़ियों को उन देशों के ध्वज के तहत खेलने के लिए मना कर दिया। 2 देश हैं, बेलारूस और एक रशिया। बेलारूस को इसलिए मना, रशिया का पता है, रशिया ने यूक्रेन पे युद्ध किया है। बेलारूस पे आरोप यह लगा है कि बेलारूस ने अपनी जमीन दी है रशियन फोर्सेस को टू इन्वेड, क्या करना? टू इन्वेड यूक्रेन। अच्छा, 2024 के समर ओलंपिक यानी ग्रीष्मकालीन ओलंपिक कहाँ हुए? पेरिस, फ्रांस में। 2026 के विंटर ओलंपिक यानी शीतकालीन ओलंपिक कहाँ होंगे? ये होंगे मिलान कोर्टिना डी एम्पेजो, जो कि इटली के अंदर शहर है। 2028 के समर ओलंपिक्स होने वाले हैं लॉस एंजलिस में, जो कि तीसरी बार ऑर्गेनाइज करेगा लॉस एंजलिस। 2032 में होंगे ब्रिस्बेन, ऑस्ट्रेलिया के अंदर। और कुछ दिन पहले हमने देखा था कि 78वें स्वाधीनता दिवस, 78वें स्वतंत्रता दिवस पर हमारे प्रधानमंत्री जी के द्वारा अनाउंस किया गया था, हम चाहते हैं, भारत चाहता है कि 2036 के ओलंपिक गेम भारत के अंदर आयोजित हो। राइट, तो ये होने, अगर इवेंट भारत में होता है तो हमारे लिए अच्छी बात है। एक ब्रिटेन खिलाड़ी है एंडी मरे, जिनका संबंध टेनिस से है। उन्होंने भी हाल ही में पेरिस ओलंपिक के अंदर क्वार्टर फाइनल था, वो हारने के बाद संन्यास लेने का प्रावधान का इन्होंने मन बनाया कि मैं संन्यास लेता हूँ। क्लियर? अच्छा, विष्णुपद टेम्पल देखिए क्या हुआ है कि बजट के अंदर प्रावधान था, जिस प्रकार से काशी विश्वनाथ कॉरिडोर है, इसी तर्ज पर जो महाबोधि कॉरिडोर बनाया जाएगा, साथ साथ विष्णुपद टेम्पल कॉरिडोर बनाया जाएगा। अब हम देखते हैं कि ये टेम्पल कहाँ? ये है बिहार के अंदर, गया में। और ये हिंदू धर्मावलंबी हिंदू मंदिर है, भगवान विष्णु को समर्पित है। तो ध्यान रखिएगा, इसके समीप नदी बहती, जिसका नाम है निरंजना नदी, या एक नदी का नाम है फल्गु रिवर। क्लियर? और यहाँ पे क्या है? यहाँ मिलता है हमें 40 सेंटीमीटर लंबा भगवान विष्णु का फुटप्रिंट। इसके पीछे कहानी है कि दानव था, उसने भगवान विष्णु की प्रार्थना की, उनकी पूजा की, उनसे आशीर्वाद मांगा, वरदान मांगा, और उसके बाद उसका संहार कर दिया भगवान विष्णु ने, क्योंकि उसकी मांग गलत थी। तो फाल्गु नदी किनारे स्थित है ये मंदिर। ये 100 फीट टॉल है, 100 फीट ऊंचा है, और यहाँ पर कुल 44 पिलर है। इसकी स्थापना होती है वर्ष 1787 में क्वीन रानी अहिल्याबाई होलकर, जो कि अहमदनगर की रानी थी, अहिल्याबाई होलकर जी के आदेश पर 1787 में इस मंदिर को, विष्णुपद मंदिर का निर्माण होता है। क्लियर? नेक्स्ट हम बात करें, पश्चिमी अफ्रीकी देश है लाइबेरिया। लाइबेरिया ने डिसाइड किया है कि लगातार वो हर साल अलग अलग तरह से बाढ़ फेस करता है, फ्लड फेस करता है, इसलिए अपनी जो कैपिटल है उसे रिलोकेट करना चाहता है। कौन? लाइबेरिया। लाइबेरिया कहाँ है? पश्चिमी अफ्रीकी देश है, ध्यान रखिए। लाइबेरिया, सेनेगल जो है वो कहलाते हैं हमारे स्लेव कोस्ट। क्या कहलाते हैं? स्लेव कोस्ट। वर्ल्ड क्राफ्ट सिटीज, ध्यान रखिएगा, भारत के कुल 4 शहर हैं जिनको वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी के तहत दर्जा दिया गया है। श्रीनगर जो है इसके अंदर 4th सिटी है, वर्ल्ड क्राफ्ट काउंसिल के द्वारा दर्जा मिला है ये। इससे पहले कौन है? तो जयपुर और ममल्लपुरम, जो जयपुर राजस्थान का, तमिलनाडु का ममल्लपुरम, इन्हें 2015 में दर्जा मिल गया था। कर्नाटक के मैसूर को 2018 में इस सूची में शामिल किया गया है। वर्तमान में श्रीनगर जो है वो 4था शहर है। इसी के साथ वर्ष 2021 में कश्मीर को जो है यूनेस्को के द्वारा यूनेस्को क्रिएटिव सिटी का दर्जा भी दिया गया था। क्यों? क्योंकि अगर लोकल क्राफ्ट है, लोकल जो कला है, यहाँ की फोक आर्ट है, वो काफी बेहतर है। जैसे पश्मीना मान लीजिए, इस तरह से। अच्छा, एक राज्य है जिसने मांग की है संसद से कि संविधान में संशोधन करके केरल का नाम केरलम कर दिया जाए, जो कि 22 भाषाओं के अंदर यहाँ की भाषा उल्लिखित है, और केरल का नाम इनकी भाषा में केरलम ही होता है। तो ध्यान रखिएगा, केरल राज्य है जिसने की मांग की है। आरबीआई ने अपनी रिपोर्ट रिलीज करी, जिसका नाम है रिपोर्ट ऑन करेंसी एंड फाइनेंस, यानी मुद्रा एवं वित्त पर रिपोर्ट है, जो कि कौन जारी करता है? आरबीआई करता है। ध्यान रखिए, बी रेडी इंडेक्स यानी बिजनेस रेडी इंडेक्स, ये वर्ल्ड बैंक के द्वारा लॉन्च किया जाएगा, और ये पहला इंडेक्स होगा, जो नया इंडेक्स, जो कब जारी करेगा? वर्ल्ड बैंक करेगा 25 सितंबर 2024 को। ध्यान रखिए, इस देश में व्यापार करने के लिए कितना सुगम एनवायरनमेंट है, कितना फेवरेबल इकोसिस्टम है, उसको डिफाइन करता है वर्ल्ड बैंक।
और पहले इस रिपोर्ट का नाम था ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट, बट 2020 में आके कुछ में डिस्क्रिपेंसी पाई गई थी, तब से ये रिपोर्ट ईज ऑफ डूइंग बिजनेस EOD रिपोर्ट जो है तो बंद कर दिया गया। भारत ने भी इसका विरोध किया था, हमने कई सारे जो है प्रोविजन कानून खत्म किए थे, बट उसके बावजूद भारत की रैंकिंग बहुत पीछे थी, कई सारे इसमें फ्लॉज थे। तो बी रेडी इंडेक्स क्या है? बिजनेस रेडी इंडेक्स, जो कौन करेगा लॉन्च? वर्ल्ड बैंक करेगा, और पहला इंडेक्स जारी होगा सितंबर 2024 के अंदर, राइट। अब हम बात करते हैं मेकोंग गंगा कॉर्पोरेशन की। दो नदियां हैं, मेकोंग और गंगा, दो सांस्कृतिक नदियां हैं जिनको जोड़ने का प्रयास किया गया है, और दो सभ्यताएं हैं। इनके आपसी संबंधों को मजबूत करने के लिए और आगे विकास करने के लिए हमने मेकोंग गंगा कॉर्पोरेशन है इसकी बात की है। क्लियर? इसमें कुल 6 देश हैं, कुल 6 कंट्रीज हैं, जिनका ऑब्जेक्टिव क्या है? पर्यटन में, संस्कृति क्षेत्र में, शिक्षा क्षेत्र में, साथ ही साथ परिवहन और कम्युनिकेशन संचार क्षेत्र में 5 एरियाज हैं ऑपरेशन के। इन क्षेत्रों के अंदर क्या करना? आपसी सहयोग को बढ़ावा देना। मेकोंग गंगा कॉर्पोरेशन जो है शुरुआत 2000 सन 2000 के अंदर होती है, लाओस की वियंतियान शहर के अंदर। कहां पर? लाओस के वियंतियान शहर में। नेक्स्ट हम बात करें गंगा और मेकोंग नदी, दोनों क्या है? गंगा और मेकोंग रिवर दोनों सिविलाइजेशनल रिवर यानी सभ्यतागत नदियां हैं, और हम चाहते हैं कि हमारे दोनों नदियों की सभ्यताएं के देश हैं उनके आपस में संबंध मजबूत हो। इसमें कुल कितने कंट्री हैं? तो देखिए, भारत है एक तरफ, और एक तरफ है हमारे एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, आसियान। 5 आसियान देश हैं, पहला है कंबोडिया, दूसरा लाओ पीडीआर, तीसरा म्यांमार, चौथा थाईलैंड, पांचवा है वियतनाम। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। ये कुल देश है। एक तरफ भारत है, मेकोंग रिवर चाइना से निकलती है, इसके बारे में पढ़ चुके हैं। और एक तरफ, दूसरी तरफ म्यांमार, थाईलैंड, कंबोडिया, लाओस और वियतनाम, 5 देश हैं जो किसका पार्ट है? मेकोंग गंगा कोऑपरेशन प्रोजेक्ट का। भारत के वर्तमान में रक्षा सचिव कौन है? श्री गिरिधर अरमाने जी हैं। रक्षा मंत्री आप जानते हैं, श्री राजनाथ सिंह जी हैं। अच्छा, 17 अगस्त 2024 को जो है भारत के द्वारा ऐसी बात की गई थी कि भारत जो है तीसरी ग्लोबल साउथ समिट वो हेल्ड करेगा, यानी वैश्विक साउथ सम्मेलन का मेजबानी कौन करेगा? भारत करेगा। ध्यान रखिए, इसमें जो मुद्दे थे वो कौन कौन से थे? एक तो था कॉन्फ्लिक्ट, कहीं अगर मान लीजिए किसी प्रकार की युद्ध हो रहे हैं, उस कंटेक्स्ट में डेवलपमेंटल चैलेंज यानी विकास में क्या क्या चुनौतियां आ रही है, और तीसरा है क्लाइमेट चेंज, जलवायु परिवर्तन, राइट। एक जर्मन व्यक्ति थे विली ब्रंट, उन्होंने कहा था, ब्रंट लाइन दी थी, ये जो कॉन्सेप्ट है ना ग्लोबल साउथ, ये कब आया? जब विली ब्रंट के द्वारा ये बताया गया कि एक इमेजिनरी लाइन यानी काल्पनिक रेखा है जो इस प्रकार गुजरती है, जिसमें बताया गया है कि इस रेखा से ऊपर के अवस्थित देश, इस प्रकार से ऑस्ट्रेलिया है, एशिया के चीन, रशिया, यूरोपीय देश और नॉर्थ अमेरिकी देश, उत्तर अमेरिकी देश हैं, वो आते हैं, वहां पर जीवन स्तर अच्छा है, वो विकसित राष्ट्र है, इसलिए उन्हें दर्जा दिया गया कौन सा? अपर साउथ, और हमें दिया है ग्लोबल साउथ, ठीक है। अपर रिच नॉर्थ का, सॉरी, रिच नॉर्थ का हमें दिया है, पुअर साउथ का किसने दिया? विली ब्रंट ने कॉन्सेप्ट दिया था, राइट। अब हम बात करते हैं कुछ दिवस की। 7 अगस्त को मनाते हैं हम इंटरनेशनल ट्रैफिक लाइट डे। क्या मनाते हैं? इंटरनेशनल ट्रैफिक लाइट डे। पहली बार शुरुआत इसकी यूएसए के अंदर हुई थी। नेक्स्ट हम बात करें वर्ल्ड लंग कैंसर डे, यानी फेफड़ों का कैंसर होता है वो दिवस मनाते हैं 1 अगस्त को। तीसरा मनाते हैं 3 अगस्त को मनाते हैं इंडियन ऑर्गन डोनेशन डे, यानी राष्ट्रीय यानी भारतीय अंगदान दिवस जो है कब मनाते हैं? 3 अगस्त को। ये क्यों मनाते हैं? हम इसलिए मनाते हैं सारे दिवस ताकि लोगों को इस दिवस के बारे में जागरूकता मिले, उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट पर जो है लोग अपनी अहमियत को, यानी अपने समय को, मतलब उस जो इवेंट है उसको महत्व प्रदान करें और उसका इंपॉर्टेंस समझे। नेशनल हैंडलूम डे ये मनाते हैं 5 अगस्त से। ये कब से मना रहे हैं? 2015 से मना रहे हैं। 5 अगस्त को चुना गया क्योंकि इसी दिन 5 अगस्त को 1905 में स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत हुई थी, और उसी की यादगिरी में राष्ट्रीय हथकरघा दिवस हम मनाते हैं 5 अगस्त को, जो शुरुआत हुआ था 2015 से। हम बात करें चौथा इवेंट हुआ है नेशनल हिंदी साइंस कॉन्फ्रेंस, यानी चौथा राष्ट्रीय हिंदी विज्ञान सम्मेलन। ये कहाँ हुआ? भोपाल के अंदर हुआ है रिसेंटली, ये आप ध्यान रखिए, भोपाल के अंदर, मध्य प्रदेश के अंदर हुआ है। अच्छा, एक एनआईटी कैलिकट है, एनआईटी कैलिकट के द्वारा एक वेब पोर्टल लॉन्च किया निवाहिका। निवाहिका क्या काम करेगा? निवाहिका के माध्यम से जो संस्थान है वो अपने जितने भी डेटा है उनको अच्छे तरीके से मैनेज कर पाएगा, यूज कर पाएगा, ये उनके इन हाउस मैकेनिज्म के लिए बनाया गया है। अच्छा, हाल ही में क्या हुआ था? भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी की नृत्यांगना थी, प्रसिद्ध नृत्यांगना यामिनी कृष्णमूर्ति जी, इनका देहांत हुआ था। हमारे लिए इंपॉर्टेंट है,
एक तो क्या, अगर आप अपने हैंड पे पढ़िए भरतनाट्यम नृत्य और कुचिपुड़ी पढ़िएगा, और ऐसे कोई नाउन क्या मतलब कि फेमस डांसर हो जिनका जिन्हें कोई विशिष्ट पुरस्कार दिया गया उनके बारे में पढ़ने की कोशिश करिए अपने हैंड पर। अगर अगली क्लासेस में उसको हम डिस्कस कर लेंगे। नेक्स्ट है यामिनी कृष्णमूर्ति जी के बारे में। ये पद्मश्री अवार्डी थी, पद्मश्री पुरस्कार से नवाजा गया था। और कब मिला था? 1968 में। पद्म भूषण दिया गया 2001 में, और पद्म विभूषण मिला था 2016 के अंदर। 3 अवार्ड मिले हैं, तीनों पद्म पुरस्कार मिल चुके हैं इनको। और इन्हें 1977 के अंदर मिला था संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। अच्छा, नोवाक जोकोविक ऐसे खिलाड़ी बने हैं जिन्होंने कि पेरिस ओलंपिक के अंदर गोल्ड मेडल जीता है। ध्यान रखिए कि इनका पहला ओलंपिक गोल्ड है सर्बिया के लिए। और इन्होंने किसे हराया था? कार्लोस अल्कारेज। कार्लोस अल्कारेज है, उनको हराया था। ध्यान रखिएगा अब तक इतिहास में कुल कुछ कुछ ही ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्हें ग्रैंड स्लैम भी मिला हो और अपने करियर में ओलंपिक का गोल्ड मिला हो। तो ध्यान रखिए स्टेफी ग्राफ है एक तो, जिन्हें मिला है करियर का गोल्डन स्लैम। एक आंद्रे अगासी है, एक राफेल नडाल है, और चौथी है सेरेना विलियम्स। यानी 2 महिला 2 पुरुष थे, लेकिन इसमें तीसरे पुरुष और शामिल होते हैं। कौन है वो? नोवाक जोकोविच। सर्बिया के खिलाड़ी नोवाक जोकोविच है। ध्यान रखिए इन्होंने किसे हराया? स्पेन के कार्लोस अल्कारेज को। जो स्टेफी ग्राफ है इनके नाम पर क्या है? गोल्डन ग्रैंड स्लैम। ये हम अच्छे से पढ़ चुके हैं, फिर भी आपको रिवाइज करा दें। गोल्डन ग्रैंड स्लैम क्या होता है? यदि इसी वर्ष में आयोजित होने वाले ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, यूएस ओपन, विंबलडन ओपन चारों खिताब जीते और उस वर्ष होने वाले ओलंपिक का क्या जीते? गोल्ड मेडल, उसे कहते हैं हम गोल्डन ग्रैंड स्लैम। वही हम बात करते हैं करियर गोल्डन स्लैम। इसका मतलब क्या है? यदि कोई खिलाड़ी चारों ओपन है, यूएस ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन ओपन, ग्रैंड स्लैम है, इनको इनका गोल्ड जीते, इनको जीत ले, साथ ही साथ उस वर्ष का क्या करे? गोल्ड नहीं, ग्रैंड स्लैम जीत ले, अपने करियर में एक बार ओलंपिक गोल्ड जीते, उसे कहते हैं करियर गोल्डन स्लैम। तो यहाँ यही हुआ है। 4 खिलाड़ी हैं, स्टेफी ग्राफ, आंद्रे अगासी, राफेल नडाल, सेरेना विलियम्स। ये पहले ऐसा कर चुके हैं। इनके नाम 4 ग्रैंड स्लैम भी थे और अपने करियर में एक ओलंपिक गोल्ड था, इन्हें दिया गया करियर गोल्डन स्लैम। और स्टेफी ग्राफ एकमात्र खिलाड़ी हैं जिसे मिला है गोल्डन ग्रैंड स्लैम। तो चलिए दोस्तों, आज हमारी क्लास ही समाप्त करते हैं, और आपसे उम्मीद करते हैं कि आप अपने हैंड पर तैयारी को जारी रखिए। आपसे जो डेटा शेयर किया जाता है काफ़ी ऑथेंटिक है, और हमारी कोशिश रहेगी आपके जो सुझाव आएंगे उनको हम अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इंक्लूड करें। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, एंड थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस।